curse in e-commerce business, that is RTO. Because e-commerce is all about calculation. All my portfolio brands combined jointly did about 100 CR का revenue, bank revenue. हाँ, ये भी आपने बहुत बड़ा एक कैच यहाँ पे हाँ, पॉइंट बोला है. if anything that is selling very good बट इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट फॉर मी, तो हम उसको कट डाउन कर दें. लोग ये चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि यार इसको कैसे बंद करी तो इतना अच्छा बिक रहा है. इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट वेरी रिलायबल. आज के टाइम में किसी ने D2C ब्रांड स्टार्ट करना हो, किसी ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आना हो, तो उसके लिए क्या बेसिक स्टेप्स हैं? ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना बजट होना चाहिए? जो आज हमारी मार्केटिंग टीम के मैनेजर हैं या जो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, ही वॉज द पर्सन जिसके पास फेसबुक प्रोफाइल तक ही नहीं थी. कि बिजनेस पर्सन होने का ना एक आपको बनना होता है, आपको दिल पत्थर का करना पड़ता है. बहुत ज्यादा एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बहुत हर्ट करती है. ई कॉमर्स में RTO का चैलेंज आता है, तो आप अगर नेगेटिवली स्केल कर दिया अपने बिजनेस को, तो आपने तो अपने लिए खड्डा और खोद दिया. इंडिया में ना इस टाइम D2C इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है एंड बहुत सारे लोग या तो इस इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं. तो ये इसी D2C सीरीज़ का हमारा पहला पॉडकास्ट है और ऐसे और भी D2C फाउंडर्स के साथ हम पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं, जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं उनके एक्सपीरियंस से. एंड अगर आप भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में और D2C इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी. तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर कृष्ण कुमार, जिनका मिलियंस कार्ड के नेम से SSCs का ब्रांड है और उनके पोर्टफोलियो ब्रांड्स ओवरऑल 100 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू कर रहे हैं. हमने उनसे जाना कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं और अपने D2C ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं. सो एंजॉय टुडेज पॉडकास्ट. तो सर, आई विल डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन. अब मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने इतना बड़ा ई कॉमर्स का बिजनेस रन कर लिया है अब तक और चला रहे हो इतने अच्छे लेवल पे. लोगों का ये मानना है कि ऑनलाइन बिजनेस करना इतना ईजी नहीं है और कई लोगों का कहना है कि बहुत मुश्किल भी है. तो आप क्या कहते हो? बिल्कुल, ऑनलाइन बिजनेस रन करना ईजी नहीं है, बिल्कुल सही बात है. बट अगर कोई पर्सन विलिंग है, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो करने के लिए, तो फिर इट इज़ पॉसिबल टू डू. मुझे नहीं लगता कि हम कोई बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हैं या फिर हमें कोई ऐसा टैलेंट है जिसकी वजह से हम ये बिज़नेस इस लेवल तक में कर पाए हैं. सिर्फ एक चीज़ रही है कि स्टिकिंग टू द कोर ऑफ बिजनेस, जो मेन चीज़ें हैं जैसे बेसिक्स जो होनी चाहिए, दैट शुड बी इन प्लेस, वो हमने हमेशा उस पर ध्यान रखा है स्टार्टिंग से ही. और ये करते करते साथ में टीम बिल्डिंग, यू नीड टू हैव द राइट पीपल विद यू. नॉर्मली लोग जो मैंने देखा है कि पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर द बेस्ट पीपल. उनके पास वो सोचते हैं कि हमारे पास जब तक बेस्ट लोग नहीं होंगे तब तक हम अच्छा बिजनेस नहीं ग्रो कर सकते. बट मुझे लगता है कि बेस्ट की बजाय अगर हम सही जो हमारे साथ हमारे कल्चर को के साथ में चल सके आगे, या जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको परसू कर सके, तो अगर हमारे पास इस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी कि अपना विल है, हम स्टिक टू द बेसिक्स रहते हैं और अगर राइट टीम है हमारे साथ में, तो वी कैन मेक प्रोग्रेस डिसेंटली. और अगर हम इनफ टाइम तक किसी भी चीज़ के साथ लगे रहते हैं, जैसे आप चंडीगढ़ बाइट्स इतने टाइम से आप कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं आउट ऑफ मोटिवेशन, एक टाइम के बाद में जस्ट नो पोस्टिंग एंड नथिंग. तो वो चीज़ कभी भी उस लेवल पे नहीं जा सकती जो कंसिस्टेंटली के साथ जा सकती है. तो सेम चीज़ हमने भी फॉलो किया है एंड आई थिंक उसी ने पे ऑफ किया हमें. लोगों को लगता है कि हमने आज शुरू किया और 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर हम करोड़ों कमाने शुरू कर देंगे, इस लेवल पे पहुंच जाएंगे. आपकी जर्नी ज़ीरो से लेके आज 100 करोड़ का ओवरऑल आप बिजनेस आपके सारे ब्रांड्स कर रहे हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कितना टाइम लगा? जनरली लोगों को लगता है कि यार बहुत ईजी है, मैं शुरू कर लूँगा, हो जाएगा 1-2 साल में. बट आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक आने के लिए? बिल्कुल, तो इसके बारे में ना एक मैंने कहीं पर एक स्टोरी सुनी थी, वो चाइनीज़ बैम्बू के बारे में थी वो बात. तो उसमें वो ऐसा बताते हैं कि जो चाइनीज़ बैम्बू होता है ना, उसको जब लगाया जाता है ज़मीन के अंदर, वो लगता है तो उसको रेगुलर पानी देना, खाद देना, वो सब चलता रहता है और बहुत लंबे समय तक वो ज़मीन के बाहर तक भी नहीं आता. लगभग कहते हैं 3 साल, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, बट 3 साल या कुछ 5 साल का टाइम होता है जिसमें वो पौधा ज़मीन से बाहर भी नहीं आता. और जैसे ही वो एक बार ज़मीन से बाहर आता है, उसके बाद वो लगभग 1 दिन में 3-3 फुट तक भी ग्रो होता है. तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग ओनली कि पहले जो चीज़ें अंडरग्राउंड में हुई है, यानी कि जो चीज़ें लोगों को दिखाई नहीं दी है, वो बहुत लॉन्ग
टर्म होता है उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, दिन रात ब्लड एंड स्वेट किया गया होता है। उसके बाद जब लोगों के सामने आता है तो वो इतना फास्ट ग्रो होता हुआ इसलिए दिखता है कि क्योंकि बैकएंड का जो मेहनत है वो अब रंग लाना स्टार्ट हुआ है। तो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते, उनके सामने जब आया और जब आया उसके बाद में जहाँ वो पहुँच गया तो उनको लगता है बस इतने टाइम में इतना बढ़िया उसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। बट वो बैकएंड की स्टोरी, जैसे वो कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो वो वाली चीज़ को नहीं देखते। और मुझे नहीं लगता कि लोगों को पता नहीं है ये कॉन्सेप्ट। नाउ अगर हम टिप ऑफ आइसबर्ग वाली बात करते हैं तो लगभग सब ने ये चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं रील्स में, बट इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे ना दे जस्ट गेट टू इग्नोरेंट। तो मुझे बस मतलब यही लगता है कि अगर लोग जो जानते हैं अगर उसको थोड़ा सा बैठ के सोचें तो दे विल गेट टू रियलाइज़ कि भाई ये चीज़ ऐसा नहीं है कि जितना हमें दिख रहा आसान है उतना आसान तो नहीं है। मैं आपको लगभग 13-14 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आई नो मैनी थिंग्स बट हमारी ऑडियंस नहीं जानती। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या डायरेक्टली ई कॉमर्स में आए, जो ऑडियंस जानना चाहती है, या कुछ और पहले कर रहे थे? कैसे हुआ ये सब कुछ? तो कॉलेज में थे, बीटेक कर रहे थे, जस्ट अनदर गाय। उस टाइम पे एक सीन हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। तो एक वो देवदास मोड चल रहा था और उसी टाइम पर एक हमारे कॉलेज के कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, वो किसी कंपनी के साथ में जुड़े हुए थे। वैसे तो MLM टाइप की कंपनी थी, बट उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती थी कि आप अपनी वेबसाइट बना के भी कुछ पैसे बना सकते हो, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड था एक विश्वास धनखड़, तो उसने बोला कि यार भाई तू ना बहुत तेज़ है, मतलब शुरू से थोड़ा सा वो था, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि आई वॉज गुड इन प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट एंड ऑल। तो वो कहता भाई तू इतना तेज़ है, तू साला क्या देवदास बना बैठा रहता है, तू ये चीज़ कर ले और तू यहाँ से तू अच्छा कर सकता है। उसने ऐसा, मतलब होता है ना कई बार कि हम खुद अपने बारे में वैसा नहीं जानते, हमारे सामने वाला वैसा देखता है, वह चीज़ करता है। तो वो मुझे एक सेमिनार में ले गया, वहाँ पर मैंने देखा तो ठीक है, मुझे लगा कि ठीक है ट्राई करना चाहिए, बिकॉज आई वॉज डूइंग बीटेक इन IT ओनली। तो मेरा इंटरनेट और उससे तो थोड़ा बहुत था ही, है ना। तो वहाँ से आई वॉज इन सेकेंड ईयर आई गेस, वहाँ से ब्लॉगिंग के साथ शुरुआत हुई इन ईयर 2012। वहाँ से फिर ब्लॉगिंग, उस टाइम मेरा ब्लॉग था हरकुछ.com, तो हरकुछ.com से स्टार्ट किया। देन हमने आगे कंपनी बनाई, वेब होस्टिंग जो हमने साथ में बनाई थी, वेबिला। उसके बाद में फिर आगे और चल के हमने चीज़ें की। तो 4 साल तक मैं ब्लॉगिंग किया हमने। उसके बाद में गूगल का कुछ अपडेट आया और हमारे जितने भी ब्लॉग्स थे दे ऑल गॉट वेनिश्ड। मतलब 2016 की बात है ये, इट वॉज Feb 2016, राइट। हाँ, तो फिर ब्लॉगिंग का उस टाइम पे हम अच्छा कमा रहे थे। लाइक वाइल बीइंग इनटू द कॉलेज आई वाज मेकिंग, आई कैन से, मोर मनी देन माई प्रिंसिपल और डीन वॉज मेकिंग इन द कॉलेज, राइट। तो हम अच्छा खासा कमा रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। बट गूगल आया और वैसे भी हमें करते, जो हम कर रहे थे दैट वाज नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी वर्क हम कर रहे थे। बट जैसा होता है ना कि पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी बजरंगी भाई, उस टाइम मोटिव जो था, उस टाइम मोटिव कुछ ये नहीं था कि कुछ बिल्ड करना है। एग्जैक्टली, उस टाइम मोटिव ये हो गया कि यार सिर्फ हाँ मनी। एग्जैक्टली, हाँ। तो ब्लॉगिंग से स्टार्ट हुआ, टू कट द स्टोरी शॉर्ट। 4 साल ब्लॉगिंग किया, फिर गूगल का अपडेट आया, वो चीज़ ख़राब हो गई। फिर हमने सोचना स्टार्ट किया कि और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते। अच्छी बात ये थी कि जितने भी हमारे पीर थे, मतलब हमारा जो ग्रुप था, सबका एक साथ धंधा चौपट हुआ था। क्योंकि अगर एक का होता है ना तो फिर कोई उस बॉदर नहीं करता, लेकिन जब सबका होता है तो सब सोचते हैं मिलके कि क्या करें। तो उस टाइम पे हमने जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे जो ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो हम सब आपस में फेसबुक पे कनेक्टेड थे और आई थिंक व्हाट्सएप पे भी बातचीत होती थी। तो बैठ के करना स्टार्ट किया, भाई तू क्या कर रहा है आजकल। तो सबका यही था कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करे, ब्लॉगिंग तो चल नहीं रही है एंड ऑल। तो फिर वहाँ से एक फ्रेंड था हमारा, उसने बोला कि यार मेरा एक फ्रेंड है जो eBay के ऊपर फ़ोन केसेस सेल करता है। तो पहले तो हमें लगा यार फ़ोन केसेस क्या है, 100-200 रुपये की चीज़ है, इसको बेच के क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसने जब बताया कि नहीं आईफोन की ऑडियंस ऐसी होती है जो 1000 रुपये में भी कवर खरीदती है, हम इसको इतने में खरीद सकते हैं, इतने में बेच सकते हैं। तो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। अपने पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, कॉलेज ख़त्म हो चुका था, जॉब में जाने का उस टाइम मतलब मन नहीं था, ना ही उस टाइम अर्न कर रहे थे उसके हिसाब से तो कहाँ। हाँ, एक लेवल पे आने के बाद में यू कैन नॉट, और हमने कभी जॉब की नहीं थी तो पता भी नहीं था जॉब एक्चुअली कैसे होती है, राइट। तो फिर ई कॉमर्स के बारे में सुना, ड्रॉप शिपिंग, उसके बारे में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एट दैट पॉइंट इन टाइम एक फेसबुक ग्रुप था, नया ही बना था, ई कॉम एम्पायर्स नेम से, निक पिरोनी वाज था। हाँ, और निक पिरोनी ने बनाया था ग्रुप। तो वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट किया, 3-4 महीने ड्रॉप शिपिंग करते रहे। उसके बाद फिर आइडिया आया कि इंडिया में भी ट्राई कर सकते हैं। और आई थिंक अक्टूबर नवंबर के टाइम के आसपास इन 2016
इंडियन ई तभी कॉमर्स शुरुआत। स्टार्ट किया एंड देन नो लुकिंग बैक, वहाँ से फिर अब हम अभी तक यहाँ पे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी जो D2C की मार्केट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, और आप उसमें भी ई कॉमर्स के अंडर आप कर रहे हो एसेसरीज वाले कैटेगरी में, नीश में, वो तो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो उसमें अपने आप को बनाए रखना वो कितना आसान है या कितना मुश्किल कहेंगे आप? Definitely. This is a very good question. I really want to answer this. E-commerce and D2C is tough. That is for sure. हमारी जो कैटेगरी है वो टफेस्ट में आएगी बिकॉज SKU हैवी बिजनेस है हाँ, हमारा। और जनरली कहा जाता है कि जितने कम SKU उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। यहाँ तो आपके मतलब लिमिट ही नहीं है। हजारों, हाँ मतलब हजारों SKUs होते हैं, तो लेकिन फिर भी हम कर पा रहे हैं और हमने इतने लेवल पे बिजनेस को ग्रो किया। उसका रीज़न यही है कि हमने यूनिट इकोनॉमिक्स को हमेशा फर्स्ट फोकस रखा। वी डोंट वांट टू ग्रो अ बिजनेस जस्ट टू गेट ऑर्डर्स। हमने हमेशा से ये चीज़ पे ध्यान रखा कि यार हमें ऑर्डर्स तो ऑब्वियसली चाहिए बिकॉज मोर ऑर्डर्स मीन बिगर बिजनेस, बट सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ऑर्डर्स ही नहीं चाहिए, वी मस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो कह सकते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आई एम आल्सो फ्रॉम बिहार, तो कहा जाता है नॉर्मली कि बिहार के लोगों का थोड़ा मैथ्स अच्छा होता है, राइट? तो कैलकुलेशन हम करते रहते हैं साथ तभी के सारे साथ। IAS वगैरह वहीं से निकलते हैं। हाँ मतलब यू कैन से राइट। जी। तो यूनिट इकोनॉमिक्स पे हमेशा ख्याल रखा, इफ एनीथिंग दैट इज सेलिंग वेरी गुड बट इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट फॉर मी, तो हम उसको कट डाउन कर देते। लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते क्योंकि ये ना बहुत लुक्रेटिव चीज़ है कि आपको किसी चीज़ का दिन का 100 ऑर्डर आ रहा है, 200 ऑर्डर आ रहा है और विदाउट मेकिंग एनी मच ऑफ एफर्ट्स, तो उसको बंद करना, लोग ये चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि यार इसको कैसे बंद करिए, तो इतना अच्छा बिक रहा है। लेकिन दे डोंट रियलाइज कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुम सिर्फ बेचना चाहते हो या फिर तुम उससे कुछ अर्न करना चाहते हो। अब हम सबके पास देखो, मेरे पास में अभी अच्छे खासे लोग एम्प्लॉयज़ है ना, हमारे साथ में लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, दे एंजॉय देयर वर्क बट अल्टीमेटली दे आल्सो वांट टू अर्न समथिंग। उनको सैलरी भी चाहिए टू फंक्शन देयर लाइफ एंड फैमिली एंड ऑल। तो सिर्फ इंजॉयमेंट मिल रही है, इसका मतलब अगर आप सैलरी या उस चीज़ को नहीं ध्यान दोगे तो फिर सूनर और लेटर यू विल रिग्रेट, और अभी नहीं तो कल को आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज विदाउट मनी लाइफ कैन नॉट फंक्शन। तो हमने ये चीज़ पर ध्यान रखा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि यूनिट इकोनॉमिक्स शुड बी इन प्लेस। अगर कोई चीज़ प्रॉफिट नहीं दे रही है, कट इट डाउन। एक पेरेटो प्रिंसिपल होता है, 80-20 रूल, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने ध्यान रखने की कि जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस में ऐसी कुछ 20% ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा 80% या उससे ज़्यादा बिजनेस कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर हम डबल डाउन करते हैं। और जो ऐसी चीज़ें जो ठीक है सेल हो रही हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आ रहा है, कट डाउन करते हैं। बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, बजट लिमिटेड है, टीम लिमिटेड है। तो अगर लिमिटेड रिसोर्स के साथ में आपको काम करना है तो ऑब्वियसली एनीबडी वुड वांट टू वर्क ऑन द मोस्ट प्रॉफिटेबल थिंग्स। तो यही चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बेसिक्स हैं ओनली, लेकिन हमने इनके ऊपर हमेशा से एक पैनी नज़र बना के रखी, फोकस में रखा, और रेगुलर बेसिस पर लाइक वीकली बेसिस पर हम एनालिसिस करते रहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमें कट डाउन करना है। बिकॉज ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। यस, आई वुड से कि बिजनेस इन सच होल, मतलब अपने आप में बिजनेस जी है ना, बिजनेस सक्सेस इज अ नंबर्स गेम। कोई अगर आप लेट से कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहे हो, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, अगर आप नंबर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपकी रीच कितनी आ रही है, आपकी CTR कितनी आ रही है, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना आ रहा है, तो सिर्फ कंटेंट बनाना ही थोड़ी पर्पस है। तो नंबर्स इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से। आपने अभी यूनिट इकोनॉमिक्स की बात कही, Right. और मुझे बहुत बार इस चीज़ पे बहुत हैरानी होती है कि जितने भी नए बिजनेसेस आ रहे हैं स्पेसिफिकली इन D2C कैटेगरी, आज के टाइम में उनका जो फर्स्ट मोटिव होता है कि हमें इतने पैसे लगाने हैं, हम इतना लॉस भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे जब कब प्रॉफिट बनेगा, और फिर फंडिंग की तरफ जाते हैं ये सारा कुछ। पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती क्योंकि हमने जब से काम स्टार्ट किया, आप इससे एग्री करेंगे, हमें पहले दिन से यार प्रॉफिट कमाना है। हमारे मन में तो कभी आया नहीं, हमें तो कभी ये सोचा ही नहीं कि लॉस में भी कैसे बिजनेस चलेगा। करेक्ट। तो इस पर आप क्या कहते हो, जो ये मार्केट में बहुत बड़ी चीज़ चल रही है? देखो, बिजनेस करने का जो मुझे लगता है
बढ़िया तरीका तो यही है कि बिजनेस प्रॉफिट के साथ होना चाहिए। सही बात है कि पहले दिन से बिजनेस में प्रॉफिट आना पॉसिबल नहीं होता कई चीज़ों में, तो ठीक है आप एक टाइम लेते हो 3 महीना 6 महीना अपनी चीज़ें सेटअप करने के लिए, और उसके बाद में यू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। बट आज के जो ये फंडिंग कल्चर चल पड़ा है, जो न्यूज़ आती हैं, अब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो $1 बिलियन मतलब यूनिकॉर्न बन गए और कई $1 बिलियन की वैल्यूएशन हो चुकी है उनकी, बट उन्होंने आज तक कोई भी प्रॉफिट नहीं किया। तो ये भी एक तरीका है, और हम ये नहीं कह सकते कि वो ख़राब या अच्छा तरीका है, लोगों का अपना खेलने का तरीका होता है। जैसे अगर हम बात करें तो सहवाग की, अगर हम सब लोगों की जनरेशन में की अगर बात करें तो सहवाग एंड द्रविड़ दोनों, हम ये नहीं कह सकते सहवाग वाज गुड मतलब ज़्यादा अच्छा था द्रविड़ से, दोनों ही बहुत अच्छे थे। बट अगर आप दोनों खेलने के तरीके देखोगे तो पोल्स अपार्ट। मतलब सहवाग आते पहले बॉल पे बंदा चौका मारना स्टार्ट कर दे रहा, पहले ओवर में 4 चौके 5 चौके मिलते हैं आपको। द्रविड़ आ रहा है, वो कितना भी टफ सिचुएशन है वो आ रहा है, पहले वो बॉल रोक रहा है, देख रहा है सिचुएशन को और उसके हिसाब से खेल रहा है। तो उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा या हमारा तरीका हमेशा वो रहा है कि सहवाग वाला, कि अपन आए, बॉल अगर खेलेंगे तो रन चाहिए। किसी का तरीका दूसरा भी हो सकता है। तो उनके पास अगर उसका विजन है, अगर उसको लेकर कोई प्लान है कि हाँ भाई मैं इतने टाइम तक ब्रेक इवन या लॉस में भी करूँगा, और अगर आप लॉस में कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड एडिशनल फंड, वो कैसे होगा अगर आपके पास में प्लान है, देन डेफिनेटली यू कैन परसू दैट रोड। बट अगर प्रॉब्लम क्या है ना कि लोगों को ना तो उनके पास प्लान है, दे जस्ट होप कि ठीक है अभी हम चला लेते हैं, कल को कहीं से ले लेंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो हमने जियो वाला केस देखा। जियो आया, उसने फ्री बांट दिया। अब फ्री बांटा तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने रैंडमली खेला कि चलो फ्री दे देते हैं बाद में देख लेंगे। उन्होंने प्रॉपर एक एक चीज़ प्लान कर रखी थी कि पहले 3 मंथ्स के लिए फ्री देते हैं, देखते हैं कितने लोग हमें अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद में अगला जो प्लान ऑफ एक्शन होगा, प्लान ए प्लान बी सब कुछ इन प्लेस था। फिर उन्होंने देखा कि 3 मंथ में इतना अडेप्शन हो चुका है, अब हमें इसको इतना टाइम और फ्री करना चाहिए। तो ऐसे करते करते आई थिंक उन्होंने लगभग 1 साल तक फ्री दिया। लेकिन जब उन्होंने मार्केट पूरी पकड़ ली, यानी कि नंबर 1 प्लेयर बन गए। टेलीकॉम इज लिटरली द टफेस्ट फील्ड कहते हैं जिसमें किसी भी बिजनेस के लिए सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। उन्होंने इसको क्रैक करके, तो उन्होंने एक प्लान के साथ क्रैक किया। अब अगर मान लो एक नया बंदा और आ जाए, वो बोले कि मैं भी फ्री दूंगा, लेकिन उसके पास अगर स्ट्रेटजी और प्लान्स नहीं है इन प्लेस, क्या हो सकता है? वो तो फिर डूबेगा ही, और जो उसके साथ में आसपास वाले लोग होंगे वो भी डूबेंगे। तो अगर स्ट्रेटजी है देन डेफिनेटली यू कैन वर्क इन लॉस कुछ टाइम के लिए, एक टाइम पीरियड तक, जो ऑब्वियसली आपके प्लान का हिस्सा होगा। अगर नहीं है तो आपको बिजनेस ग्रो करने से पहले प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान रखना चाहिए। एंड जो लाला वाला तरीका होता है, जो देसी तरीका है बिजनेस चलाने का, कि एक बिजनेस होगा, उसमें सेल होएगी, प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया जाएगा, धीरे धीरे करके बड़ा होगा, और वहाँ से बिजनेस कहीं पर भी ले जा सकता है। और ऐसे बहुत ढेरों एग्जाम्पल है। तो ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। आपको कौन से अभी D2C ब्रांड बहुत अच्छे लगते हैं, या आपको लगता है कि यार ये ब्रांड अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छा कर रहा है, या आप उनसे इंस्पिरेशन लेते हो? हाँ, तो एक ब्रांड है स्निच, ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड। इस ब्रांड की हम सब लोगों ने, मुझे मतलब ऑब्वियसली मैं नहीं जानता था शार्क टैंक से पहले, लेकिन शार्क टैंक पे जब मैंने इनकी स्टोरी देखी, ठीक है, तो वहीं से मुझे कुछ लगा कि यार ये जो बंदे का विज़न है ना वो बहुत अच्छा है, जो उसने वहाँ पे एक्सप्लेन किया, जो फाउंडर आया हुआ था पिच पे। एंड उसके बाद से मैं रेगुलरली ब्रांड को फॉलो कर रहा हूँ ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड एवरीवेयर, है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि जो चीज़ें हम सोचते हैं ना एक बिजनेस को करनी चाहिए, ऑल दैट थिंग्स आर बीइंग डन इन स्निच। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि उन्होंने पहले बिजनेस को ऑनलाइन एक लेवल पे लेके गए, फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम बिल्ड करी। अगर आप क्लोजली देखोगे ना, आफ्टर शार्क टैंक उन्होंने क्या किया, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर उन्होंने उठा लिया एड योगी से। एड योगी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन आवर कंट्री, राइट। तो अब जैसे ही वो वहाँ से एक बंदा लेके आया, फोड़ू बंदा ले आया, उसका मार्केटिंग की टेंशन शॉर्ट होगी। अब वो बंदा देखिए भाई हायरिंग क्या करनी है, फायरिंग क्या करनी है, जो भी है मार्केटिंग उस पर्सन की जिम्मेवारी होगी। फिर उन्होंने ऑफलाइन एक्सपेंशन का सोचा, तो ऐसा नहीं कि भाई हम खुद ही चले गए दुकान देखने, कहाँ पे करें नहीं करे, वो उन्होंने स्ट्रैटेजी के साथ में अच्छे लोगों को जो ऑफलाइन बिजनेस बनाना जानते थे उनको लेके आए, उनके साथ बैठे और उनको एक्सप्लेन किया कि भाई अपना अब ये चीज़ है, अब हम इसको ऑफलाइन कैसे ले जा सकते हैं, स्ट्रेटजी बनाओ, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटेशन। उन्होंने पहले स्टोर कुछ इक्का दुक्का स्टोर ओपन किए, और उससे पहला स्टोर उन्होंने बेंगलोर में ओपन किया, राइट। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस देखी, लोग जो क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस रन करना एंड ऑफलाइन बिजनेस रन करना दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, बिल्कुल, ठीक है।
तो उन्होंने बेंगलोर में स्टोर ओपन किया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि लोग कैसे स्टोर में आ रहे हैं, किस चीज़ को देख के उनका क्या इंप्रेशन है, ठीक है, किस चीज़ को अच्छा। अब कई बार ऐसा होता है हमें लगता है यार ये चीज़ बहुत मस्त है, लोग उसको देख के वहीं मतलब अगर रख दिया, और कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने नहीं सोचा लेकिन वो देख के यार ये कितना सही लग रहा है, मतलब उनका रिएक्शन। जो प्रोडक्ट कई बार हमें बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बिकेगा, बिकता ही नहीं है। हाँ, तो ये ऐसा होता है। तो एक होता है कि फाउंडर इंट्यूशन क्या होता है ना, हमें एक सुपरमैन फैक्टर होता है, हम हर चीज़ पे चाहते हैं कि ये भी चल जाए, ये भी चल जाए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रियलिटी लेट द पीपल जज, जिसको एक्चुअल में वो चीज़ खरीदनी है, क्योंकि पैसे तो उन्होंने देने हैं। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये चीज़ें काम कर रही है, ये प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा है, उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे स्प्लिट टेस्टिंग करी, और वहाँ से लेसन्स लेने के बाद में सेकंड स्टोर ओपन किया, फिर थर्ड स्टोर ओपन किया, और अभी आई थिंक विद इन 1 ईयर या 1 ईयर के आसपास में उन्होंने लगभग 15 स्टोर ओपन कर दिए। तो और रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है, फंडिंग भी उन्होंने रेज़ की, और अच्छी फंडिंग रेज़ की, राइट। और ऑनलाइन ऑफलाइन आई थिंक इंटरनेशनल भी जा रहे हैं। तो दैट इज़ वन ब्रांड जो अभी टॉप ऑफ माइंड आता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा देयर इज़ आल्सो अनदर ब्रांड एम कैफीन, उनका मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक बहुत यूनिक यूएसपी लेके आए कि कॉफ़ी या जो ये चीज़ें होती हैं उससे आप अपने स्किन केयर और वो चीज़ें मेंटेन कर सकते हो। तो उनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। और मैं घर में देखता भी अपने कि वो मेरी सिस्टर है, तो वो लोग भी उसको मंगाते भी हैं, यूज़ भी करते हैं। एम कैफीन से मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, इंडिया में अभी मेंस केयर का जो एक अलग ही आप कह लो राइज आ रहा है, Yes. बहुत डिफरेंट लेवल पे है, पहले इतना कुछ नहीं था, और D2C में उसके बहुत ब्रांड आ रहे हैं। उसको लेके आपका क्या आपको दिख रहा है कि सच में ये मार्केट बहुत ग्रो कर रही है, आगे जा रही है? जनरली लड़के यूज़ नहीं करते थे, ठीक है, अब वो नई जनरेशन तो कर ही रही है, बिल्कुल, पुराने स्लोली उसको अडेप्ट कर रहे हैं, बट स्टिल वो कितना ग्रो हो रही है मार्केट, उस मार्केट को आपने देखा होगा, एनालाइज किया होगा? बिल्कुल। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक मैं बोलूँगा कि मार्केट है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि मेंस काइंड ऑफ, जैसे पहले हम लोग एक साबुन से पूरा ऊपर से नीचे तक काम हो जाता था, लेकिन अब हम लोग भी फेस वॉश यूज़ करते हैं, राइट, हम शैम्पू यूज़ करते हैं, हम चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले एक D2C इनसाइडर एक कम्युनिटी है, उसका इवेंट भी था आई थिंक मई 24 में। तो वहाँ पर ना एक ब्रांड आया था यान मैन करके, दिल्ली में हुआ था जो, हाँ दिल्ली में हुआ था। तो यान मैन करके ग्रुप आया था, तो उनकी प्रेजेंटेशन में उस बंदे ने यही सारी चीज़ें बताई थी कि अडॉप्शन रेट जो है मेंस का वो वुमेन के मुकाबले बहुत हायर है, बिकॉज वुमेन में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं दे आर ऑलरेडी यूजिंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लेकिन मेंस जो हैं वो अभी उस वाली चीज़ में अभी आए हैं। जैसे फेयर एंड हैंडसम है, ये 5-7 साल पहले, उससे पहले तो कंसेप्ट भी नहीं था कि मेंस कैन आल्सो यूज़ द क्रीम एज वेल, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई पर्सन सीरियस है कोई चीज़ बिल्ड करने के लिए, एंड इफ़ दे कैन डू ऑल द ड्यू मेहनत जो करने की ज़रूरत है या रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड निश टू गेट इनटू। अच्छा, आप कौन कौन से आज के जनरेशन के D2C ब्रांड को पर्सनल लाइफ में यूज़ कर रहे हो? मैं कौन से D2C ब्रांड, देखो मैं जनरली आई एम नॉट अ कंज्यूमर टाइप ऑफ पर्सन, मैं बहुत कम चीज़ें कंज्यूम करता हूँ, बट स्टिल अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं टी शर्ट्स के लिए मैंने इसको सोल स्टोर को मैंने कई बार यूज़ किया, टी शर्ट्स एंड जो कॉटन के शॉर्ट्स होते हैं वो मुझे वहाँ के बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कई बार वहाँ से शॉपिंग की है। इसके अलावा बेवकूफ़ इज़ आल्सो वहाँ पे उनके ऑब्वियसली जिस चीज़ के लिए वो फेमस है कि वो डिज़ाइन एंड वो कोट्स वाली टी शर्ट्स, तो वहाँ से भी मैंने चीज़ें ऑर्डर की हैं। इसके अलावा ये चीज़ थोड़ा सा मेरे लिए टफ़ है क्योंकि मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करता हूँ, और अगर करता हूँ तो मैं पर्सनली ऑफलाइन, यानी कि जैसे अपने एलांटे चले गए या कहीं पर भी शॉप में जाके वैसे मॉल में। तो देयर आर नॉट मैनी D2C ब्रांड्स जो मैं यूज़ करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है। मैं पर्सनली वैसा पर्सन नहीं हूँ जो ज़्यादा कंज्यूम करता है। रेयर रैबिट, अभी आपने क्लोथिंग की बात की तो वहाँ से मेरे मन में रेयर रैबिट का नाम आ रहा है। प्रीमियम सेगमेंट में है वो लोग थोड़ा सा। तो रेयर रैबिट ने जितना भी अभी अपना बिजनेस ग्रो किया है, उसमें से क्या आपको नहीं लगता कि प्रीमियम सेगमेंट की ऑडियंस जो इंडिया में है वो सच में बहुत है? आपको एक ऐसा ब्रांड बनाना जो प्रीमियम सेगमेंट वाला है वो इतना टफ भी नहीं है लेकिन ईजी भी नहीं है। बिल्कुल, प्रीमियम ब्रांड अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि इंडिया में नहीं चल सकता, तो दैट इज़ द स्टूपिडेस्ट पर्सन फॉर मी, बिकॉज इंडिया ना अपने आप में कई कंट्रीज़ को समाये बैठा है अपने आप में, ठीक है। हम कहते हैं सिंगापुर एक रिच कंट्री है, सिंगापुर टोटल 50 लाख आबादी है वहाँ की,
ठीक है, हमारे यहाँ पर अगर 50 लाख वाले लोग ढूंढे और इवन इक्वलेंट टू सिंगापुर ढूंढे तो करोड़ों मिलेंगे, राइट। अब मुंबई या दिल्ली या बेंगलोर की हम बात करें तो कहीं भी वो सिंगापुर से कम नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से। तो प्रीमियम ब्रांड बिल्ड करना इज़ डेफिनेटली इज़ अ गुड थिंग। और मैं तो हमेशा, मेरा टेक ये रहता है कि अगर मुझे आप 2 चॉइस दोगे कि भाई आपको एक 300 रुपये वाली चीज़ सेल करने का ब्रांड बनाना और एक 3000 वाली चीज़ का ब्रांड बनाना है, तो ऑलमोस्ट ऑलवेज आई विल पिक द 3001, बिकॉज मुझे ये पता है इतने टाइम ई-कॉमर्स करके, बिजनेस करके, कि दोनों बिजनेसेस में ना काफ़ी चीज़ें लगभग उतनी ही करनी पड़ती, मेहनत उतनी ही लगती है, लेकिन chances of making profit, chances of making a loyal audience is very higher when your pricing is at higher side, because जो लो कॉस्ट वाली जो चीज़ है वहाँ पर आप लॉयल्टी क्रिएट कर पाओ, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चांस है, क्योंकि आज उसको एक जगह सस्ती मिल रही है, कल कहीं और मिलेगी, वो कहीं भी चले जाए। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो रेयर रैबिट, हाँ डेफिनेटली दे आर आल्सो डूइंग वेरी गुड। स्निच, जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिया, स्निच एक ऐसा है कि जो मास ब्रांड है। रेयर रैबिट एक थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल वाला ब्रांड है, जिसको लोग हु कैन एक्चुअली अफोर्ड द थिंग, दे कैन बाय द थिंग, बट यस दैट कैटेगरी इज़ फिनोमिनल। अगर मुझे क्लोथिंग वाली चीज़ में अगर सजेस्ट करना हो किसी को, तो मैं दोनों में से बोलूँगा कि कोई एक पिक करने के लिए। आप कौन सी पिक करोगे? मैं पर्सनली पिक करूँगा स्निच को इनिशियली, बिकॉज वहाँ पर चांसेस ऑफ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा है। देखो रेयर रैबिट वाला पर्सन जो बना पाया ना, तो उसकी भी एक बैक स्टोरी है। जैसे वो टिप ऑफ आइसबर्ग वाली हम बात कर रहे थे, वो पर्सन इससे बहुत पहले से मैन्युफैक्चरिंग चीज़ में था, ठीक है, उसके पास नॉलेज थी, पूरी नॉलेज थी, फंड्स थे, एवरीथिंग वाज इन प्लेस, ठीक है। तो अगर हम मान लो मेरे पास अभी मेरा जो ई कॉमर्स बिजनेस है, मुझे कोई नए निश लॉन्च करना हो तो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। मेरे पास सब चीज़ों की टीम बैठी है, प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग, चाइना, इंडिया, मार्केटिंग, एड, सब कुछ सॉर्टेड है। तो मेरे लिए वो लॉन्च करना इज़ मच ईजियर एज कम्पेयर टू एनीवन जो सोच रहा है कि यार क्या करूँ क्या करूँ। तो सेम उसी तरीके से रेयर रैबिट के लिए था। लेकिन स्निच मैं इसलिए, क्योंकि मैं अगर लेवल पे हम बात करें तो हम अगर मान लो हम बात कर रहे हैं, तो मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो ऑडियंस वीडियो को देख रही है, कि अगर उनके पर्सपेक्टिव में मुझे स्टार्ट करना हो तो पहले मैं स्निच स्टार्ट करूँगा, बिकॉज वहाँ पे आप कम कॉस्टिंग में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ज़्यादा विनर ढूंढ पाओगे, और उसके बाद में आप बिजनेस को फास्टर स्केल कर पाओगे। आप एक लेवल पे जाने के बाद में बिजनेस सेगमेंटेशन भी करा जा सकता है, फिर आप एक प्रीमियम सेगमेंट अलग बना लिया और दूसरी चीज़ कर ली, उसी में कैटेगरी एक्सपेंड करके। हाँ, चीज़ों में जैसे होता है ना कि एक ही ब्रांड के हम देखते हैं कि एक प्रीमियम कैटेगरी है, एक बजट कैटेगरी है, एक वैसा। अभी आपने इतने सारे ब्रांड्स की बात की, आपने किस किस नीश में टेस्टिंग की है, किस किस नीश में आपको लगा कि यार ये नीश अच्छे हैं, इनको हम अभी करेंगे या कर रहे हैं, और कुछ नीश में आप फेल हुए जो आप लगा यार नहीं, पहले लगा कि बहुत कुछ कर सकते हैं, जब एक्चुअल में किया तो लगा नहीं यार ये हमसे नहीं हो पा रहा। एग्जैक्टली हमने कौन कौन से निशेस ट्राई किए, किस में पास हुए, किस में फेल हुए, दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन टू आंसर, बिकॉज पिछले 8 सालों हमने काफ़ी चीज़ें करी हैं। बेस्ट थिंग इज़ कि जो जिस चीज़ से हमने स्टार्ट किया वी स्टिक टू दैट, बिकॉज मैंने ना बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी, गुड टू ग्रेट, ठीक है, जिम कॉलिंस की। उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि प्राइमरी फ्लाईव्हील नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है, कि जब तक आपको दूसरी चीज़ इतनी बढ़िया नहीं मिल जाए कि जिसके ऊपर आप अपना चीज़ें मतलब अपना नेक्स्ट वेंचर लेके जा सको और पूरे तरीके से, तब तक आपको अपना प्राइमरी फ्लाईव्हील नहीं छोड़ना चाहिए। तो शायद उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और मे बी शायद हमारे पास और ऑप्शन भी नहीं थे वैसे, हमने कभी भी अपनी प्राइमरी चीज़ को नहीं छोड़ा, विच इज़ आवर फोन केसेस बिजनेस, केसेस एंड एक्सेसरीज बिजनेस, मिलियन केसेस। उसके साथ साथ में हमने काफ़ी सारी टेस्टिंग करी, जैसे कि हमने कॉस्मेटिक्स ट्राई किए। हमने लगभग 4 साल पहले एक ब्रांड लॉन्च किया लामेज नाम से, लामेज कॉस्मेटिक्स। तो वहाँ पर हमने स्किन केयर वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें ट्राई की, बट वी फेल्ड, बिकॉज जो मैंने अभी कुछ देर पहले बात बोली थी, उसमें ऐसा था कि हम कुछ भी यूएसपी ऐसा क्रिएट कर नहीं पा रहे थे। वही चीज़ें अनियन शैम्पू और ये और वो, अब उसमें पहले 50 ब्रांड हैं, जो कोई 500 में बेच रहा है, कोई 700 में बेच रहा है, कोई 300 में बेच रहा है। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था कि एज अ नया ब्रांड हम आए और हम उसको ऐसे प्राइस पॉइंट पे सेल कर पाए जहाँ से प्रॉफिट हो। तो हमने उसको इमीडिएटली क्लोज कर दिया। जैसे मैंने बताया था, यूनिट इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए हम वो वाले पर्सन नहीं
हैं फिलहाल जो बंद कर अभी तक हाँ। कि जो भाई लॉस में भी चलाते रहो और कल को हम फंड रेज करेंगे पर वगैरह। हमारे मन में कभी वो माइंडसेट ही नहीं आया ना कि हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ये तो भी एक बड़ा रीजन अपना वो तरीका नहीं था, तो हमने उसको बंद कर दिया कि ये प्रॉफिट नहीं आ रहा है और ना ही आने के चांसेस है इसमें, तो हमने बंद कर दिया। फिर हमने उसके बाद में टेस्टिंग करी एक शूज़ के ब्रांड के, हमने शूज़ का ब्रांड बनाया बूट्स एंड बियॉन्ड, उसके ऊपर हमने काम किया। अभी भी वो ब्रांड लाइव है, बट हमने ये एंड में रियलाइज़ किया कि शूज़ बिजनेस इज़ बेसिकली नॉट वेरी वायबल फॉर द बिगिनर्स एंड इवन एट द पर्सन जो हमारे लेवल पे हैं, बिकॉज क्वालिटी और जो प्राइसिंग वाला जो पॉइंट है ना वो मैच नहीं हो पाता। क्योंकि शूज़ जब तक आप बहुत बल्क क्वांटिटी में नहीं बना रहे हो, आप बेस्ट प्राइसिंग बेस्ट कॉस्टिंग में नहीं ला सकते, और जब तक बेस्ट कॉस्टिंग में आपके पास नहीं आएगा आप बेस्ट प्राइस ऑफर नहीं कर सकते कस्टमर को। और अच्छे ब्रांड्स, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो जैसे रेड टेप काइंड ऑफ ब्रांड, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें एक बहुत डिसेंट प्राइसिंग में ऑफर करते हैं। उसके अलावा एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा क्या हो गया कि शूज़ का जो साइज़ होता है वो होता है बड़ा, ठीक है, यानी कि 1 kg 1.5 kg में आपका वो शिपमेंट जाता है। अब अगर आपका, अब जैसे आप ई कॉमर्स में जानते हो देयर इज़ अ कर्स इन ई कॉमर्स बिजनेस दैट इज़ RTO। अब RTO जब हुआ तो भाई आपके पहले तो शूज़ जो 1 या 1.5 kg में गया उसके शिपिंग चार्ज वैसे ही बहुत हायर साइड पे है, जब वो RTO आया तो आपको डबल चार्ज पे करना पड़ रहा है। वो जो है ना बिजनेस को प्रैक्टिकली चलने ही नहीं देता। एंड अगेन हम वो नहीं करना चाहते कि यार कुछ भी प्रोडक्ट सेल करो, कस्टमर को डिलीवर हो गया, बात ख़त्म। तो शूज़ वाला बिजनेस एक ऐसा है जो मैं बोलूँगा कि हमने ट्राई किया एंड इवेंचुअली वी डिसाइडेड टू स्टॉप इट डाउन। इसके अलावा हमने होम डेकोर किया, OMGS इज़ वन ऑफ आवर ब्रांड दैट इज़ डूइंग वेरी गुड। इसके अलावा अगर मैं सोचूं, हाँ हमने वॉचेज़ ट्राई किए, वॉचेज़ इज़ आल्सो अ वेरी गुड कैटेगरी जिसमें एक बहुत अच्छा ब्रांड बनाया जा सकता है। हमें ये लगा कि यार उस पर जितना अटेंशन देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, शायद वो डेल्यूट हो रहा है क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी मिलियन केसेस है, पीपरली है, देन वी गॉट स्टार्टेड विद जोपोक्सो। तो फिर सिर्फ इस रीज़न से वॉचेज़ इज़ अ वेरी गुड बिजनेस, वेरी गुड कैटेगरी टू गेट इनटू, बट हमारे पास हमें ऐसा लग रहा था कि कहते हैं ना कि जब आप बहुत सारी चीज़ें करने जाते हो तो आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, अपने को फ़िलहाल के लिए नहीं करना चाहिए। बट वॉचेज़ भी हमने ट्राई किया एंड दैट डिड वेरी वेल फॉर अस। तो दीज आर अ फ्यू कैटेगरीज जो आई कैन रिमेंबर एज ऑफ नाउ हमने ट्राई किए। इसके अलावा और भी चीज़ें, क्लोथिंग एंड ऑल काफ़ी चीज़ें की हैं, कुछ ऑन एंड ऑफ है, चल रही है नहीं चल रही है वैसा। मुझे याद है जब 2018 या 2019 में मैं आगरा गया था शूज़ के लिए, उस टाइम शायद मैंने आपको दिखाए भी थे मेरे को जहाँ तक याद है आई गेस। तो हम आगरा गए, सब कुछ वहाँ पर देखा, क्या प्राइसिंग है, किस अकॉर्डिंग है। तो जब मैं इसको स्टार्ट करने लगा था मैं क्यों रुक गया, बिकॉज जो बैकएंड पर आपको इन्वेंट्री चाहिए वो इतना इजीली नहीं मिल पाती है। Exactly, जब आप स्केल कर रहे हो आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं पर बैकएंड से ही नहीं आ पा रहा, जो वेंडर्स हैं वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ लगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमने ये लगभग देखा है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट वेरी रिलायबल, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही चाइना के साथ में काम किया है। तो चाइना में हमने ये चीज़ कभी नहीं देखी, उन्होंने जो टाइम कमिट किया, जो आपको टाइम फ्रेम दे दिया, वो ब्रीच हो बहुत ही रेयर होता है, लाइक लिटरली 5 out of 100 टाइम्स। ठीक है, अपने यहाँ पर हमने देखा कि आपको बंदा बोल देगा ठीक है भैया बन जाएगा, पहले तो फॉर्मल चीज़ें बहुत कम होंगी, ठीक है बन जाएगा भैया, इतने में मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब आज हम बैठे हैं, आपको बोल देगा 30 तारीख को भैया आपको सामान होगा। 30 तारीख को आप पूछो उसको, कुछ ना कुछ भैया लेबर भाग गई, छुट्टी हो गई, तो ये हो गया। अब इतनी सारी चीज़ें हैं ना, अब उनकी बातों को आप ये भी नहीं कह सकते कि यार तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो टाइम आपको कमिट हुआ है, ऑलमोस्ट 50% और इवन मोर टाइम्स आपको वो चीज़ उस टाइम पर नहीं मिलता है। और जब आप कोई भी बिजनेस करते हो तो एक चीज़ से आप बिल्कुल मैसअप नहीं करना चाहते कि आप जिस एडवर्टाइजमेंट को खर्च करके, पैसे खर्च करके कस्टमर्स को लेकर आए हो, अब उसको अगर आप टाइमली गुड्स दे ना सको तो फिर तो आपका बिजनेस किसी भी हालत में नहीं चल सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ में जो बिज़नेस किए जाते हैं उनका कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं। हमारा एक फ्रेंड है जिसका क्लोथिंग का बिजनेस है, ही इज़ इनटू शर्ट्स, ही इज़ डूइंग वेरी गुड नंबर्स, लाइक अबाउट आई वुड से 1500 और समथिंग नंबर्स पर डे, वेरी गुड नंबर्स। शर्मा जी, हाँ,
तो उसका भी सबसे बड़ा यही, जब भी हम मिलते हैं, वी लाइक मीट वंस इन अ वाइल, मंथ में 1-2 बार हम मिल जाते हैं, तो हमेशा यही होता है कि यार वेंडर ये नहीं, वेंडर वो नहीं, सामान ये नहीं मिल रहा, फैब्रिक ये बोला था वो उसने ये दे दिया, ऐसी वैसी चीज़ें चलती रहती है। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया में। अब ऐसा नहीं मैं इंडिया को एज अ मैन्युफैक्चरिंग कुछ गलत बोल रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि मुझे भी स्पेसिफिकली याद है, मैं एक ही महीने में 4-5 बार आगरा गया, बहुत सारे लोगों से मिला, वहाँ वेंडर से मिला, सब कुछ किया, यही सेम गड़बड़ लगी। मैंने कहा मेरे को अगले महीने भी अगर 1000-2000 ऑर्डर चाहिए होंगे, फुलफिल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव जो आंसर्स हैं वो नहीं मिले। तो इंडियन मेरे को छोड़ना ही पड़ा कि जब ऑर्डर्स आगे कोई फुलफिल ही नहीं हो पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यस, वेरी चैलेंजिंग। और दूसरा आपने एक बताया, अभी आपने वॉच ब्रांड भी स्टार्ट किया था, तो हमारा भी वॉच ब्रांड है जैसे आप जानते हैं, कैली के नाम से, और हमारा पूरा प्लान है उसको आगे लेके जाना है नेक्स्ट लेवल पे। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे मन में जो आपसे मैं पूछूंगा आगे, पर उससे पहले मैं ये, अगर मान लीजिए आज के टाइम में किसी ने D2C ब्रांड स्टार्ट करना हो, किसी ने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में आना हो, तो उसके लिए क्या बेसिक स्टेप्स हैं, कैसे वो आगे बढ़े? और बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर मेरा आपसे ये होगा, जिस पर अलग से मैं चाहूँगा आप आंसर करें, टीम बिल्डिंग, जहाँ पे मोस्टली मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। राइट। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर कोई पर्सन D2C या कोई ई-कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करना चाहता है तो क्या स्टेप्स होने चाहिए। सबसे पहला है फाइंडिंग अ कैटेगरी जिसको आप जेन्युइनली, आप एक बात ज़रूर सोच लो कि अगर आपको भाई किसी भी बिजनेस में आप जाने लगे हो तो उसमें आपका अच्छा खासा टाइम जाने वाला है, 3 महीना 6 महीना नहीं, आपके कई साल हो सकता है, 3 साल 5 साल तो बहुत बेसिक बात है, 10 साल तक उसके साथ लगे रहना पड़े। तो आर यू रेडी टू गेट इनटू दैट थिंग फॉर दैट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पहली चीज़ तो वो है। अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो फिर मैं यही बोलूँगा वो आया राम वाली बात है, वो उसमें आप बिजनेस बहुत मुश्किल है बिल्ड कर पाओ। ठीक है, तो पहली तो कैटेगरी वो सेलेक्ट करो जिसके साथ में यू कैन स्टिक, आपका कुछ तो पैशन हो। जैसे हम शूज़ की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया, बट कई लोग हैं जो शूज़ के लिए इतने पैशनेट हैं कि मतलब लिटरली उनका पैशन है, मतलब वो फॉलो करते हैं भाई, ये उनको नाम पता होते हैं इतने इतने चीज़ों के, हमें कुछ नहीं मालूम। ईजी बस इतना पता चला कि हाँ एडिडास का ही था, किसका था, प्यूमा, एडिडास का ईजी था। ठीक है, तो देखो अब हमें ये भी नहीं मालूम है ना, लेकिन लोगों के लिए भाई ये बात होगी कि यार ये स्टूपिडिटी, तुम्हें ये नहीं पता ईजी किसका है। जैसे अपने को जॉर्डन स्नीकर पता है तो उनको ढेरों चीज़ें पता होती, एवरी एलिमेंट ऑफ द थिंग। तो उनके लिए शूज़ बिजनेस डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड वन, अपने लिए नहीं है। तो पहली चीज़ कैटेगरी बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं ये बोलूँगा, अगर आपके पास में बजट कंस्ट्रेंट है, यानी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खुला बजट नहीं है, कई लोग हैं जैसे फैमिली बिजनेस से कोई आ रहा है उसको बजट का इशू नहीं है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भी कितना एक नॉमिनल बजट होना चाहिए अगर मान लो कोई भी किसी भी कैटेगरी में स्टार्ट कर रहा है? ये एक क्वेश्चन अगर ये है कि ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना बजट होना चाहिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो वेरी टफ टू डाइजेस्ट है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। राइट, नॉर्मली लोगों को लगता है कि, और जो मैक्सिमम लोग बताते हैं यूट्यूब वगैरह पे कि भाई आप इतने से स्टार्ट कर लो, वो बहुत कम अमाउंट बोलता है, कोई बोलता है 50,000 1 लाख ही है वो। तो मैं अगर आपको जेन्युइनली बताऊं, इतने लगभग 1 डिकेड का अपना एक्सपीरियंस हो गया ई-कॉमर्स बिजनेस का। अगर कोई पर्सन सीरियसली ई-कॉमर्स बिजनेस में जाना चाहता है, जस्ट टू टेस्ट द थिंग्स, सही तरीके से पूरे फनल को देखने के लिए, पूरे सर्कल को चेक करने के लिए मिनिमम बजट जो रिक्वायर्ड है वो 5 से 10 लाख रुपए का मिनिमम। इससे कम में आप चीज़ को सही तरीके से चेक भी नहीं कर सकते, और अगर आपने सही तरीके से चेक नहीं किया तो हो सकता है जो आपने फैसला लिया वो अनएजुकेटेड फैसला है, आपने गलत नंबर्स के ऊपर डिसीजन ले लिया, और उसके बाद ऑब्वियसली अगर गलत चीज़ों के ऊपर आपने कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया तो वो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा ब्लंडर होने वाला है। क्योंकि इन्वेंट्री भी चाहिए, आपको एड्स भी चलानी है, पूरा सर्कल चलाना है, एक साइकिल चलानी है, आपको ऑलरेडी स्टॉक रखना है। बिल्कुल, तो टेस्टिंग के लिए मिनिमम 5 से 10 वाला जो रेंज है वो है। अगर किसी को डिसेंट एक स्टार्ट करना है कि हाँ भाई मैं जॉब के इक्विवेलेंट मनी अर्न करना स्टार्ट कर दूं आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, लाइक मे बी आफ्टर 6 मंथ और सो, तो कम से कम 10-15 वाली जो रेंज है 20 तक के वाले में है, उसमें बंदा वो वाला लेवल का बिजनेस बना सकता है कि आफ्टर सम पीरियड जो वो सैलरी अर्न कर रहा है, हम एक एवरेज मीन सैलरी लेते हैं 50,000 70,000 के आसपास में, यानी कि 50 से 1 लाख के बीच वाला, वो उसके लिए ये वाला बजट चाहिए 10-15 से 20 के बीच का। एंड अगर कोई फुल फ्लैज पूरा चाहता है कि भाई चलो मैं जॉब सब छोड़ छाड़ के लेट्स गेट इनटू द थिंग, तो
25 लाख के आसपास का बजट इज़ द रियलिस्टिक वन, जिसमें आप एक डिसेंट बिजनेस बनाने की तरफ आगे बढ़ सकते हो एंड आफ्टर सम टाइम आप एक ठीक ठाक प्रॉफिट बना सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं। लोग सोचते हैं 25 लाख लगा के महीने का 10 लाख छपने लग जाएंगे, नहीं, गलत माइंडसेट है और आप बहुत हाईली डिसअपॉइंट होने वाले हो। अगर आप 25 लाख के आसपास का बजट लगा के लेके चलते हो तो आप ये समझ लो कि 2 लाख 2.5 लाख का अगर प्रॉफिट आपको आता है तो यू आर इन अ वेरी गुड स्टेट। यानी कि आप 10% के आसपास का ROI अगर निकाल रहे हो तो डेट इज़ अ वेरी गुड स्टेट टू गेट बी इनटू। तो ये बजट वाला जो चीज़ है ना, लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि भाई इतने में हो जाता है, उतने में हो जाता है। टेस्टिंग जो ड्रॉप शिपिंग वगैरह वाली चीज़ है, वो चीज़ें कहीं कुछ भी कर लो, वो तो 5,000 10,000 भी किसी के पास है भाई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से प्रोडक्ट उठाया, वो कर दिया। बट व्हेन इट कम्स टू द रियल ई-कॉमर्स D2C बिजनेस, तो बजट वाले जो रेंज है जो मैंने आपको बताई, वो उसके आसपास में डेफिनेटली रहेगा। और जो भी अच्छा बिजनेस वाला, अगर आप ये सिनिच के फाउंडर से पूछोगे या रेयर रैबिट से पूछोगे तो वो इस बजट को भी कम बताएगा, वो आगे बताएंगे। बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव कि ये बजट भी मैं बहुत कंजर्वेटिव नंबर से ले रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ऑडियंस जो शुरू करना चाह रही है, ऑब्वियसली हाँ, उनके लिए भी ऐसा ना हो जाए कि यार ये तो भाई ऐसा है तो अपन कर ही नहीं सकते, तो ऐसा भी नहीं मैं चाहता। तो मैं रियलिस्टिक नंबर देना क्योंकि वो सेगमेंट समझना जरूरी है कि आप अगर ऐसे चलोगे तो इस लेवल पे पहुंचोगे, 10 लाख में, 20 लाख में, 30 लाख में। बिल्कुल स्टॉक चाहिए होता है, एड्स कंटिन्यूस चलानी है, बहुत सारी XYZ चीज़ें हैं उसमें भी। बिल्कुल। अब एक एग्जाम्पल की बात करें तो हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास ना तो 50 लाख थे ना 25 लाख थे, कुछ नहीं था। तो अब लोग बोलेंगे भाई तुमने खुद भी तो कम बजट से स्टार्ट किया। डेफिनेटली हमने किया, बट फिर आप ये देखो कि हमने इतना लंबा टाइम लगा दिया। अब इसी तरीके को आप भी अगर फॉलो करना चाहते हो तो फिर तो आपकी इच्छा है, फिर तो आप 2 लाख 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली बनाते जाओगे, 1 साल बाद में आपका बिजनेस ऐसा होगा जिसमें आप महीने का 50 लाख या कुछ आसपास का रेवेन्यू कर रहे होंगे। रेवेन्यू नॉट प्रॉफिट, इज जस्ट वे ऑफ, वो तो मतलब बहुत दूर की बात है, ठीक है। लेकिन मैं जो आंसर कर रहा हूँ वो इस पर्सपेक्टिव को लेके कर रहा हूँ कि जो रियलिस्टिक नंबर्स हैं, जैसे 1 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का रेवेन्यू, वो बेस्ट टाइम में अचीव भी किया जा सके। हमने 1 लाख 2 लाख 5 लाख डाला, उसके बाद कुछ आया, करते 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 तो हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑल माई पोर्टफोलियो ब्रांड्स कंबाइंड जॉइंटली डिड अबाउट 100 CR का रेवेन्यू, बैंक रेवेन्यू है, कोई शॉपिफाई या कोई वैसा नहीं, डेट विच कम्स इन आवर रेमिडेंस। ओके, ये भी आपने बहुत बड़ा एक कैच यहाँ पे पॉइंट बोला। नहीं तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि भाई शॉपिफाई अगर मैं शॉपिफाई की बात बताऊं तो शायद वो लगभग 150 या उसके ऊपर ही रहा होगा, लेकिन हम शॉपिफाई नंबर को कभी देखते ही नहीं। हमारे लिए सेल सिर्फ वो रहती है जो हमारे बैंक में आती है। हम मंथली रेवेन्यू जो भी चीज़ें मानते हैं उसी को मानते हैं। तो ये भी जो ऑडियंस देख रही है वीडियो, वो बहुत लोगों के ना स्क्रीनशॉट्स या उनको देख के ना बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बहुत शॉर्ट सेलिंग करते हैं, यानी कि बस वो लोगों को सस्ता विजन बेचते हैं कि भाई ये मैंने ऐसे कैसे कर लिया, मतलब 1 महीने में मैंने 3 करोड़ का बिजनेस बनाया। हाउ आई मेड 3 करोड़, हाउ आई मेड का मतलब होता है मैंने कैसे कमाए, और 3 करोड़ मैंने कमाए नहीं, 3 करोड़ का मेरा रेवेन्यू है, समझ रहे हो। और वो रेवेन्यू भी अगेन शॉपिफाई में दिख रहा है, शॉपिफाई में दिख रहा है। अगर 3 करोड़ का रेवेन्यू आपका है तो इन बेस्ट केस सिनेरियो आपको 2, सवा 2, 2.5 करोड़ मुश्किल से बैंक में आने वाला है। बिकॉज पहले तो जो ऑर्डर आए हैं उनमें से कुछ कैंसिल होंगे, फिर जो आपने ऑर्डर भेजे उनमें से सारे डिलीवर नहीं होंगे, तो RTO वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट इवन आए भी, प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है प्रॉफिट ना हो। तो 3 करोड़ जो तुम शॉपिफाई देखते हो वो बेसिकली किसी ने भी बनाए नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ नंबर, और वो सिर्फ एक लीड्स का नंबर है, ठीक है। एक्चुअल जो नंबर आता है वो बहुत अलग है, और जो प्रॉफिट है वो तो वे बियॉन्ड वट एवर एनीबडी इज शोइंग। 3 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर मैं बेस्ट केस सिनेरियो आपको बताऊं तो 10% के आसपास का जो प्रॉफिट है दैट विल बी द एट वेरी गुड नंबर। तो अगला जो मैंने आपसे उसी टाइम पूछा था, ये सारी चीज़ तो हो रही हैं, बट क्या बिना टीम के ये सब पॉसिबल है? और क्योंकि टीम में हर सेगमेंट में, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उस चीज़ को मैनेज कर सके, क्योंकि जब आप इस नंबर्स तक पहुंचते हो हर चीज़ खुद देख पाना नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि आपने ग्रोथ का भी देखना है। बिल्कुल। तो देखो ऑब्वियसली एनी बिजनेस कैन नॉट बी बिल्ट विदाउट अ टीम, ठीक है। कोई भी, अगर आप यूट्यूब भी कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि भाई गेस्ट्स को रीच करने से लेकर ये कैमरा वैमरा तामझाम लगाने से लेकर एडिटिंग सब भी कुछ करो, नहीं कर सकता कोई पर्सन, ठीक है। तो टीम इज़ डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग नीडेड टू बिल्ड एनी बिजनेस, एंड अगर सक्सेसफुली चलाना है तो ऑब्वियस ही बात है। अब बात आती है कि टीम बिल्ड कैसे करें। तो
सबसे पहले हमें इस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए कि जो भी अभी हम काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहली ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी ना वैल्यू शायद उतनी ज़्यादा मुझे नहीं मिल रही, बट मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। जैसे कि अगर मैं ये पॉडकास्ट वाली चीज़ की बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम और एफर्ट लेने वाली चीज़ है शायद मुझे लगता है वो एडिटिंग वाली चीज़ है। तो आप एडिटिंग को आउटसोर्स करते हो, यानी कि एडिटिंग या तो किसी दूसरे पर्सन को देते हो या उसके लिए किसी को हायर करते हो। उसी तरीके से आप ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, आप देखोगे कि यार आपका सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ में जाता है, और अगर आपको वो टाइम फ्री हो जाए आपका, या उसका एटलीस्ट 80% बच जाए, तो आप और क्या चीज़ें कर सकते हो। तो इस में से हम चीज़ें निकालते हैं। जैसे हमने निकाला कि यार जो सोर्सिंग वाली चीज़ है, वेंडर से बात करना, भैया ये मिलेगा कितने में मिलेगा, फिर नेगोशिएशन, फिर बहुत सारी चीज़ें जो पूरी एकदम ट्रेल चलती है। तो वो हमने देखा कि यार चाहे कोई चीज़ मुझे 50 पीस खरीदनी है, चाहे 5000 पीस खरीदनी है, बातें उतनी ही करनी पड़ती हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ लगी कि उसके लिए कोई पर्सन चाहिए। तो हमने ऑब्वियसली फिर हमने हैविंग एन HR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बिना HR के फंक्शन करते हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत तरीका है बिजनेस करने का। तो HR को हमने नीड बताई कि एक पर्सन चाहिए जो प्रोक्योरमेंट सोर्सिंग वगैरह कर सके। इनिशियली हमारा ऑब्वियसली बजट कंस्ट्रेंट रहता है, तो आप एक ऐसा पर्सन चाहोगे जो बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ द फनल से ना आ रहा हो, यानी कि वो ऐसा नहीं कि 2 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो आप, लेकिन आप ऐसा पर्सन भी नहीं चाहोगे जिसको खुद को कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल फ्रेशर भी नहीं चाहोगे। एटलीस्ट ऐसा पर्सन जिसको 6 महीना 1 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर उसके आसपास का हो और आपके बजट में फिट हो रहा हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट पर्सन। फिर उसके बाद सेकेंड हमें आया कि यार एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स। अब हम जब बार बार करते रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप इतने यूज टू हो जाते हो, आपको लगता है कि यार ये क्या है, मतलब बहुत ईजी है बट करना पड़ेगा, विदाउट करे तो हो नहीं सकता। तो आप सोचते हो कि यार ये किसी और को बता दिया जाए। तो फिर इस तरीके से जैसे जैसे बेसिकली नीड आ रही है वैसे वैसे पर्सन लाया जाए। अगर हायर कर रहे हैं तो पहली कोशिश होनी चाहिए कि यू हायर समबडी हु हैव बीन देयर डन दैट, जो पहले किसी ऐसी कंपनी में काम कर चुका है जैसी आपको रिक्वायरमेंट है। नहीं भी अगर ऐसा है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेशर्स नहीं काम कर सकते, हमारे जो भी आज बेस्ट लोग हैं वो सबके सब फ्रेशर्स हायर हुए, बट अगेन वो हमारा वो लॉन्ग जर्नी हुई है, 10 साल में लोग बने हैं। अगर आपको 10 साल देने के लिए आप रेडी हो तो यू कैन गो विद फ्रेशर्स, अगर नहीं तो आप एक्सपीरियंस हायर कर सकते हो। अगर आपको फ्रेशर्स भी हायर करना है तो आपको थोड़ा सा ये माइंडफुली ध्यान रखना है कि अगर मैं प्रोक्योरमेंट के लिए या सोर्सिंग के लिए किसी को हायर कर रहा हूँ तो उसके एजुकेशन ये वाली चीज़ का होना चाहिए। यानी कि अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, ई-कॉम क्या बोलते हैं उसको, मतलब उनको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की या उनके जो प्रोफाइल है, बीकॉम में जैसे नंबर्स वाली चीज़ होती है ना, तो अगर कोई उस चीज़ से आया तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा नंबर्स को, बजाय इसके कि जिसने किसी ने फैशन डिजाइनिंग की है। अब अगर आपको किसी को मर्चेंडाइजर चाहिए, आप क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे हो, मर्चेंडाइजर चाहिए, तो आप वहाँ पर बीकॉम वाले की बजाय आप फैशन डिजाइनिंग वाले किसी पर्सन को चाहोगे जो फैब्रिक को समझता है, जिसको पता है कि मैंने कहीं सुना था कि कॉटन के भी 25,000 तरीके, मतलब अलग अलग वेरिएशन, 25,000 वेरिएशंस हैं। दिस इज हमारे लिए एक चीज़ कॉटन है या कॉटन नहीं है, बात खत्म है ना। या एक थोड़ा बहुत मतलब ये प्योर कॉटन या वैसा, हम 2 या 3 टाइप। हमारे लिए ब्लू मतलब ब्लू, ठीक है, मैं इसको ही ब्लू कहूँगा। हाँ, उसको या से ज़्यादा होगी, लाइट है। हाँ बिल्कुल, वो है। तो हायरिंग इज मस्ट, हैविंग अ टीम इज मस्ट। आपका चाहे बजट नहीं आपको सपोर्ट करता हो, फिर भी इस चीज़ में मैं बोलूँगा पर्टिकुलरली कि आपको आउट ऑफ द बजट भी जाना चाहिए। कैसे भी आप मैनेज करो, लेकिन हैव द पीपल, बिकॉज उनके होने से आपका टाइम फ्री होगा, आप बिजनेस के हिसाब से सोच पाओगे, और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ यूनिट इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे पाओगे। बहुत लोगों को टाइम ही नहीं मिलता नंबर्स पे देखने के लिए, तो भाई वो डिसीजन कैसे लेंगे। इसीलिए टीम एंड हायरिंग इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपको क्या ये चैलेंज फेस हुआ? अगर चैलेंज भी नहीं तो मैं इसको ये कहूँगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के टाइम में हम जब किसी को हायर कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि यार ठीक है आगे चल के हमारा ये पर्सन इस डिपार्टमेंट का प्रॉपरली ये हेड करे, राइट, हमें ऐसे टीम में लॉयल लोग भी चाहिए होते हैं। आपको लगता है आज के टाइम में, आज की जनरेशन में वो चीज़ है, क्या वो उस चीज़ को देख पाती है, सोच पाती है, नहीं पाती है? क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है बहुत कम, ये रिवर्स हो गया है। पहले ऐसे बहुत लोग थे, आज के टाइम में वो बहुत कम हो गया है। डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ है, पहले के टाइम में लोग एक कंपनी ज्वाइन करते थे जनरली, एंड वो अपना लाइफ लॉन्ग वहीं पे रहते थे और उसके बाद में रिटायर होते थे सीधा, या जॉब चेंज भी होती थी तो आई थिंक 1 या 2 कंपनी चेंज होती थी। बहुत लोग हैं जो हमारे सर्कल में, मेरे मौसा जी हैं, कई लोग हैं जिन्होंने एक प्राइवेट कंपनी ही ज्वाइन किया और रिटायर वहीं से एक ही कंपनी से है ना, जो अपने इस बिल्डिंग के जो ओनर है, ही
यस, गॉट प्लेस्ड इनटू स्वराज ट्रैक्टर्स, स्वराज में और वहीं से ही रिटायर हुए। हुए। यस, लेकिन आज के जनरेशन में डेफिनेटली इस चीज़ का थोड़ा सा चेंज आया है, बट मैं इसको बुरे तरीके एज अ गलत चीज़ नहीं देखता, बिकॉज टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, हमारे दादाजी के टाइम पे मोबाइल फ़ोन नहीं थे, ठीक है, आज हमारे पास फ़ोन है, तो अगर हम बोलें कि यार वो अच्छा था, तो ऐसा नहीं है। टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं, लोगों के पास में आज के दिन में अपॉर्चुनिटी है, लोगों को एक वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें देखने और सुनने को मिलती हैं। तो ऐसा है कि हाँ, लॉयल्टी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कम रहता है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ऐसे लोग नहीं ढूंढ पाते हो। आपको बेसिकली ऐसे लोग अगर ऐसा पर्सन चाहिए तो इन मोस्ट केसेस हमने देखा है कि फ्रेशर से ही बनते हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन को नॉर्मली जब लेके आते हो तो वो पर्सन एक अलग माइंडसेट के साथ आता है, वो आपके कल्चर के साथ काम कर रहा है लेकिन वो कल्चर को जीता नहीं है। जो फ्रेशर है, जिसको पहली जॉब यहाँ मिली है, जिसको हर एक चीज़ आपने सिखाई है, वो इस कल्चर के साथ ही ग्रो हुआ है, तो वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं टू स्टिक विद द कंपनी। हमारे भी आज जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो मेन लोग हैं हमारी टीम्स में, मैक्सिमम लोग वो हैं जो फ्रेशर, बिल्कुल जो आज हमारी मार्केटिंग टीम के मैनेजर हैं या जो पूरी टीम को लीड कर रहा है, ही वॉज द पर्सन जिसके पास फेसबुक प्रोफाइल तक ही नहीं थी। उसको फेसबुक प्रोफाइल बनवाई हमने, एंड उसके बाद में फिर फर्स्ट चीज़ से कैंपेन ये होता है, एडसेट ये होता है, ऐड ये होता है, वहाँ से हमने सिखाई, एंड टुडे ही इज़ लीडिंग अ टीम ऑफ अबाउट 40 पीपल। तो अपॉर्चुनिटी देखने का भी एक नजरिया होना चाहिए, और आपको ना लोगों के बिहेवियर से भी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखने लग जाते हैं, तो आपको पता होता है कि यार ये पर्सन मेरे साथ में 3 साल तक चल पाएगा, ये पर्सन हमारे साथ में कौन सा लॉन्ग टर्म चलेगा, कोई नहीं चलेगा। हाँ। तो आप ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द किसी का डिवोशन क्या है, बिहेवियर क्या है, वो आपकी बात को कितना सीरियसली सुनता है, आपने उसको कुछ बोला कि भाई ये करना है, तो वो उसके ऊपर कैसे बिहेव कर रहा है। कई लोगों का आप देखोगे कि आपने बोल दिया, उसने सुन लिया और चला गया, आप अगली बार बोलोगे हाँ भाई ये चीज़ बोली थी, हाँ सर मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। एक पर्सन ऐसा होता है कि आपने बोला और आपको बिना पूछे उसका जवाब मिल गया। तो ऐसी ना छोटी छोटी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं, और वहीं से फिर आप देखते हो कि कौन पर्सन आपके लिए ऐसा है जो आपके साथ में स्टिक रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। वॉरेन बफे का बड़ा अच्छा कोट है, यू डोंट नीड द बेस्ट पीपल विद यू, यू नीड द राइट पीपल विद यू। तो इसी थ्योरी को हम लोग जीते हैं कि चांस दो लोगों को। कई बार ऐसा होता है जिनको हमने फ्रेशर्स से सिखाया, बहुत अच्छे लेवल पे गए, मैनेजर तक बनाए, और उन लोगों ने छोड़ा, चले गए, होता है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस। इसीलिए तो बोला जाता है कि बिजनेस इज़ अ टफ थिंग। अगर ये चीज़ें ना हो फिर तो कोई भी कर ले। ये जो चीज़ है ना, हार्ट शेकिंग चीज़ें। हमारी टीम में एक पर्सन था, ही वॉज वेरी गुड इन हिज वर्क, लेकिन कुछ चीज़ें हुई और ही लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद में टुडे व्हाटएवर ही इज़ डूइंग इज़ बेसिकली इज़ नॉट, आई वुड से कि एथिकल नहीं है। ठीक है, मॉरलिटी ग्राउंड पे बिल्कुल सही नहीं है, बट लोग नहीं सोचते इतना। लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ना सिर्फ पैसे से या कुछ चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। भाई जिस पर्सन के पास कोई जॉब नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके ऊपर आपने ट्रस्ट किया, ठीक है, और उसके बाद आपने हर एक चीज़ बैठ के सिखाई, आपने बजट दिया कि भाई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, गलतियां भी करी होंगी डेफिनेटली, बहुत बजट लॉस किया होगा, बट यू गिव अ चांस कि ठीक है यार यही तरीका होता है, बंदा सीखेगा। अब एक बात मेरे पास ना हमेशा एक सवाल होता है कि अगर हर कंपनी सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर करने बैठे, फिर फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? तो हम हमेशा ओपन रहते हैं फ्रेशर्स को, और आज भी हमारी कंपनी में मोर देन 70% पीपल ऐसे हैं जिनकी पहली जो हमारी कंपनी में, और लोग 5-5 साल 7-7 साल से काम कर रहे हैं। कुछ लोग जाते भी हैं वो, लेकिन जब आप किसी पे पूरा भरोसा करते हो और उनको एक एक चीज़ सिखाते हो, ट्रस्ट करते हो कि उस लेवल पे जाके आप उस चीज़ को टेक केयर करोगे, लेके जाओगे, बट वही सब चीज़ें वैसी नहीं जाती हैं, चीज़ें आपको हर्ट भी करती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस पर्सन होने का ना एक वो आपको बनना होता है, आपको दिल पत्थर का करना पड़ता है। आप कई चीज़ें आपके सामने ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बहुत हर्ट करती है, बट फिर एज अ एंटरप्रेन्योर आप बिजनेस समझते हो कि ठीक है यार अब ये हो रही है, यू कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है, तो लेट इट बी, ऐसा ही चलना है। और मैं यही मानता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, इसी वजह से हम लोग कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। अगर ये चीज़ें ना होती तो हर बंदा बिजनेस कर रहा होता, और उससे सिर्फ एक चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा गंद पड़ता। तो ये एक ना फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी है। तो आई सब में वो पेशेंस लेवल, सहन शक्ति इतनी नहीं होती है। सही बात, तो नहीं होता, इट्स नॉट ईजी। एग्जैक्टली। अभी इतना कुछ करते हुए इतने साल हो गए हैं, सक्सेस तो बहुत देख ली, बट
कौन कौन से टाइम में आपको ऐसा लगा या कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि यार चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, क्या करें, करें ना करें, वो फेलियर वाला जो, नॉट एग्जैक्टली फेलियर भी, लेकिन जो एक वो दिखता है हमें कि यार चीज़ें सही नहीं ट्रैक पे चल रही, थोड़ा सा डाउनफॉल भी कह लीजिए आप, तो उस टाइम में अपने आप पहले तो कब कब ऐसा फील हुआ आपको, और उस टाइम में कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा, नहीं यार करना है, करेंगे और बनाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत कॉमन है अमंग ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज ऐसी फीलिंग ना एवरी वंस इन अ वाइल आती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी अपन एकदम खुश हैं, और मुझे नहीं लगता कि इवन अंबानी भी वैसे होंगे कि हाँ भाई अब तो अपना सब सॉर्टेड है, हम इंडिया की रिचेस्ट फैमिली है और इवन 10% ऑफ द वेल्थ वी ओन, तो अब अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा ऐसा होता है कि हम कोई नया कैटेगरी में जा रहे हैं, अभी हम ज़ोबोक्सो स्टार्ट कर रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बड़े बेट्स ले रहे हैं, ठीक है। हम पिछले 2 सालों से मी एंड रोहित, हम जो पार्टनर्स हैं फ्रॉम द फर्स्ट बिजनेस, हमने अपनी सैलरीज नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ही मोरल डाउन करती हैं, जो आप सोचते हो नंबर्स, जो सेल्स, जो रेवेन्यू, वो नहीं हो रही होती है, तो आपके दिमाग में आते हैं कि यार क्या करना चाहिए, इसको अगर बंद भी कर देते हैं तो क्या ये ऐसा रहेगा, मतलब वो बेटर सिचुएशन रहेगा हमारे लिए। लेकिन फिर हम सोचते हैं, एक ना मैंने कहीं पे पढ़ा था, और हम सब लोगों के लिए एज एंटरप्रेन्योर के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल आए ना, तो एक चीज़ पूछो अपने आप से कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था, वाई, और उसका जो आंसर मिलता है ना, फिर वो आपको बहुत एक कहते हैं ना कि हीलिंग देता है। एंड इसके अलावा मैंने एक चीज़ सीखी थ्रू आउट द जर्नी, पर्सनल रियलाइजेशन से, कि जब भी कोई बहुत बड़ी चीज़ आती है, आपका दिमाग बहुत नेगेटिव हो जाता है कि यार अब क्या करें, छोड़ दें, साला बंद करते हैं, ये वो चीज़ें, तो उस टाइम पर ना मैं सोचना छोड़ देता हूँ। मतलब होता है ना कि जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो, पॉज कर दिया, आप उसको छोड़ के चले गए घूमने के लिए, वैसे ही ना मैं छोड़ देता हूँ कुछ भी और मैं फिल्म देखने लग जाता हूँ। मैं कोई वेब सीरीज़ देख ली, जैसे मुझे ब्रेकिंग बैड, हम बात करते हैं कि ब्रेकिंग बैड इज़ लिटरली माई फेवरेट शो, है ना, तो वो मैं 100 बार भी देख लूँ तो मैं बोर नहीं होता, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस काइंड ऑफ थिंग जो मैं देख, तो मैं उस टाइम पे ना उस वाली चीज़ के बारे में सोचना ही छोड़ देता हूँ और किसी और चीज़ पे लग जाता हूँ। अगले दिन या कुछ टाइम बाद भी जब वापस आते हैं तो वो फीलिंग जो होती है काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, तो फिर आप दोबारा फंक्शन पे आ जाते हो। और एंटरप्रेन्योर्स में एक बात है जो रहेगी, उसके बिना कोई पर्सन बिजनेसमैन नहीं बन सकता, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, जो है नेवर गिव अप वाली थ्योरी। हम कुछ टाइम के लिए डाउन जरूर हो सकते हैं, बट फिर दोबारा जो मोटिवेशन और वो चीज़ें होती हैं वो कभी भी, क्योंकि मेरे मन में भी बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को लेके ये ख्याल आया, आपके साथ तो काफ़ी बार शेयर भी किया है कि यार नहीं बंद कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बट अगेन वो अंदर जो वाई वाली चीज़ है ना, यार क्यों शुरू किया था, करेक्ट, ठीक है, वो अंदर से वो आता ही नहीं है, नहीं यार बंद नहीं करना, अपना लास्ट एफर्ट तक लगा के उसको कैसे भी करना ही करना है। और आपने अभी एक पॉइंट बोला, वॉरेन बफे की बात कही, वहाँ से मेरे को एक सबसे बड़ी चीज़ जो आज के यंग जनरेशन में, आज तो चलो मीडियम बहुत सारे हो गए, मैं हर बार ये सबको बोलता हूँ, वाई टू रीड बुक्स। एक अगर वॉरेन बफे है, मान लीजिए वो 70 साल की एज में है, आज तो चलो 90+ हैं, मान लीजिए उन्होंने अपनी एक बुक लिखी 70 की एज में, और वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी जर्नी शेयर किए हैं, फेलियर, सक्सेस, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो आपके लिए वो एक लर्निंग है। Correct. इतना बड़ा पर्सन आपको बता रहा है अपनी बुक के थ्रू कि भाई ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, तो इस पॉइंट से आप बुक रीड करो। ऐसी बहुत सारी बुक है, लोग बुक रीड नहीं करते, बट आपने इतनी बुक रीड की है इतने कम टाइम में, तो आपकी कौन सी फेवरेट बुक्स रही हैं, और कुछ कहीं से कुछ टिप्स वगैरह आप अगर ऑडियंस को बताना चाहें? हाँ, बुक्स के बारे में तो आई कैन टॉक इवन फुल डे। तो अगर फेवरेट बुक्स की बात करें तो देयर इज़ अ बुक कॉल्ड हाउ माइटी फॉल। अच्छा, आपकी पहली बुक कौन सी थी? पहली बुक आई थिंक बहुत लोगों की पहली बुक होगी रिच डैड पुअर डैड। हाँ, आई थिंक वो शायद मैंने आपसे ही लिया था, बहुत साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात है। उसके बाद में हाँ, तो फेवरेट बुक है हाउ माइटी फॉल। हाउ माइटी फॉल बेसिकली उन कंपनीज के बारे में है जो एक टाइम पे राजा थी अपने फील्ड की, जैसे आज गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, जैसे नोकिया था एक टाइम पे, कोडक था, एक बैंक ऑफ अमेरिका की स्टोरी, और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज। वो ये बताता है कि कैसे एक कंपनी स्टार्ट होके टॉप ऑफ द जाती है कैटेगरी और उसके बाद में वो गिरती है, तो उसकी जो लर्निंग्स हैं वो इतनी अच्छी हैं जो मैंने ये देखा कि अगर उनको हम फॉलो करें, मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस किसी को भी स्टार्ट करना है ना, तो दैट बुक शुड बी मैंडेटरी,
कि उसको पढ़े बिना तुम स्टार्ट नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए अगर फॉर्मली अगर कुछ ऐसा बन सके कि यार कोई भी पर्सन कोई जॉब ज्वाइन करता है, सरकारी जॉब ज्वाइन करता है, तो उसके लिए वो तैयारी करता है ना, पढ़ाई करता है, उसके बाद में ज्वाइन करता है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है। बिजनेस इज़ द ओनली थिंग, या स्टार्टअप या जो चीज़ें हम लोग करते हैं उसमें कोई ट्रेनिंग फॉर्मल नहीं है। हमें ये तक नहीं पता होता जीएसटी कौन सी चीज़ कौन, मतलब स्टार्टिंग में नहीं पता होता लोगों को कि IGST, CGST, UGST ये सब क्या है, जबकि इनकी फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए। फेवरेट बुक हाउ माइटी फॉल। सेकंड एक बहुत अच्छी बुक है एसेंशियलिस्ट। वो ये बताता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं करने की ज़रूरत होती है। उसमें एक बड़ा अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, जस्ट बिकॉज यू आर इनवाइटेड डजंट मीन यू हैव टू अटेंड। एंड नॉर्मली हम सोचते हैं कि यार उसने बुलाया है तो ठीक है। मुझे इससे हमारी वो याद आ रही है, मैरिज वाला जो था एक कि क्यों बातचीत हुई थी। हाँ जी, जाना है। तो ये बुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा स्टोइसिज्म एक बुक है, वो कहता है आप कुछ भी हो जाए दुनिया में, मतलब एनीथिंग हैपन, आपके ऊपर बहुत कम फर्क पड़ रहा है उस चीज़ का। फिर उसके बाद है एक एटॉमिक हैबिट्स, फिनोमिनल बुक। वो कहता है कि कोई भी चीज़ जो है ना, जो भी हम बने आज तक भी, हम कोई भी पर्सन बना है, मोस्टली हम बने होते हैं अपने हैबिट से। तो वो उस चीज़ को ना बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करता है, और आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू रीड दैट बुक। इसके अलावा गुड टू ग्रेट बहुत सारी बुक्स है, बट ये कुछ 4-5 बुक्स है जो आई थिंक कम्स ऑन टॉप ऑफ माई माइंड। कोई पर्टिकुलर मार्केटिंग का बंदा है जो डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक गूगल एड्स में है, तो उसके लिए रसल ब्रांसन की कुछ बुक्स हैं, वो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। वो आप स्क्रीन पे दिखा देना, जैसे मार्केटिंग सीक्रेट्स और वो सब .com सीक्रेट्स। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रैफिक सीक्रेट्स और कई बुक्स हैं उनकी। अब आपने अभी बात की यूनिट इकोनॉमिक्स की, पहले की थी। अब मैं थोड़ा टेक्निकल चीज़ों पे जाऊंगा। तो जितने भी अभी ई-कॉमर्स वाले फाउंडर्स या जिनका इंटरेस्ट D2C ब्रांड्स में है, उनके पॉइंट से कहा जाता है कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा ROS अगर 5 नहीं है या 4 नहीं है, 4+ नहीं है, तो हम लोग मतलब लॉस में है। आपके जनरली पहले तो ये चीज़ कि कितना होना चाहिए, अगेन आई नो कि अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग हिसाब होता है, बट आपके अकॉर्डिंगली आप इतने टाइम से कर रहे हैं, कितना एक मिनिमम हमें मेंटेन करना चाहिए, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, क्या वो मैट्रिक्स हैं जो हमें टेक्निकली ध्यान देने चाहिए अगर हम ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं? ROS की अगर हम बात करें, बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। किसी बिजनेस के लिए इवन 2.5 का ROS इज़ द फिनोमिनल, किसी बिजनेस के लिए 5 का ROS भी लॉस मेकिंग होता है। तो ये डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स पे, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, आपका डिलीवरी परसेंटेज क्या है, और शिपिंग चार्जेस क्या है, GST परसेंटेज अप्लाइड क्या है, वो सब चीज़ों को लेकर। तो मैं ये कहता हूँ कि हम कभी भी ना, जैसे बहुत सारे लोगों को अगर हम फेसबुक ऐड की बात करते हैं तो वो बहुत सारी डिटेल चीज़ों की बात करते हैं, CPM क्या आ रहा है, CTR क्या आ रहा है, वगैरह वगैरह। हम उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते, मतलब बहुत ही कम। हाँ ठीक है कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई देखते ही नहीं है, कभी कभार देख लिया, बट मेन जो फेसबुक ऐड में हमारा नंबर रहता है वो ROS रहता है। बट अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव में बात करूं तो मेरा ROS से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पर ऑर्डर एक प्रॉफिट चाहिए होता है। मैं ये देखता हूं कि मेरे को पर ऑर्डर इतना प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उतना प्रॉफिट आ रहा है तो इट इज़ गुड, अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो इट इज़ वेरी गुड, हम उसको बहुत ज़्यादा फास्ट स्केल करते हैं। और अगर किसी चीज़ का प्रॉफिट उससे कम आ रहा है तो वी जस्ट कट आउट द थिंग। जैसे मैं आपको एक मतलब नॉर्मल नंबर बताता हूँ कि जनरली एक बहुत अच्छा बेंचमार्क हो सकता है कि अगर मैं पर ऑर्डर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ तो आई शुड कट इट डाउन सिंपली। तो अब ROS यहाँ पर 5 है या 7 है या 2 है, डजेंट मैटर। अगर प्रॉफिटेबल है तो इट इज़ गुड, अगर प्रॉफिटेबल नहीं, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका एक प्रोडक्ट है कोई, उस पे ROS आपका 5 आ रहा है और डिलीवरी 45% आ रहा है, और एक चीज़ है जिस पे आपकी ROS हार्डली 3 आ रहा है लेकिन डिलीवरी 85% आ रहा है। तो इन दिस सिनेरियो यू आर मेकिंग मोर मनी विद 3 ROS। तो वाई वुड यू चेज 5 और 6 की ROS? आप अल्टीमेटली यार, अगेन जैसा हम बोलते हैं ना, प्रॉफिट के लिए हम काम कर रहे हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स। तो वो ROS, अगर हम फेसबुक ऐड का पैरामीटर देखना तो वहाँ ROS है कि भाई किसी की परफॉर्मेंस क्या है नहीं है, वहाँ पे सिर्फ हम ROS देखते हैं, बाकी चीज़ों पे उतना डिटेल में नहीं जाते। लेकिन जब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं प्रॉफिट पर ऑर्डर देखता हूँ, वहाँ ROS कोई भी एक चीज़ मैटर नहीं करता। बहुत सारी, मतलब ये जो मैंने अभी नंबर्स बताए उन सब मैट्रिक्स को मिला के एक चीज़ बनती है जो है पर ऑर्डर प्रॉफिट। अगर वो अच्छा है तो किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो अच्छा नहीं है तो बाकी चीज़ें कितनी भी अच्छी हो डजंट मैटर। इसके लिए हमने एक टूल भी बनाया हुआ है प्रोप्लिक्स नेम से।
इसका लिंक आप वहाँ पे डाल देना डिस्क्रिप्शन में, पीपल कैन यूज दैट टूल फॉर फ्री एंड वो अपना नंबर डाल सकते हैं कि कितने मैंने प्रोडक्ट खरीदा, कितने में सेल किया वगैरह वगैरह, जो बेसिक नंबर है, और वहाँ से आपको 90% एक्यूरेट मिल जाएगा कि आपको प्रॉफिट दे रहा है नहीं दे रहा। मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग जो ई कॉमर्स कर रहे हैं उनको अपने प्रॉफिट का या तो आइडिया नहीं है, और अगर आइडिया है तो बहुत गलत है। आप किसी को पूछो कि भाई तूने इतने खरीदा, इतने का बेचा, ये ROS आ रही है, डिलीवरी परसेंट आ रही है, तो बता दे रहे हो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बोलेगा मुझे 170 हो रहा है। कई लोग तो आपका RTO होता है तो RTO की कॉस्ट ही इंक्लूड नहीं करते, उनको लगता है बस टन्स ऑफ डिलीवरी फैक्टर्स है कमी। हाँ, अब चक्कर यही है कि फॉर्मल एजुकेशन कोई है नहीं जो ऑन द गो बंदा सीख सकता है, सीखता है, करता है, तो कई बार एफर्ट डालने के बाद भी बहुत सिंसियर लोग भी फेल हो जाते हैं। यही रीज़न है, हमने ज़ोपोक्सो स्टार्ट करने का रीज़न भी यही रहा था कि मैं ज़ोपोक्सो को प्रमोट नहीं करना चाहता, बट जो रियल स्टोरी है, हमने ये देखा कि बहुत सारे स्मार्ट लोग, ऐसे लोग जो हमसे ज़्यादा कैपेबल है, हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, लिटरली जब हम बैठते हैं तो हम हमेशा देखते हैं यार ये बंदा कितना, मतलब इसकी बातें कितनी लॉजिकल है, वो भी फेल हो गए। आई हैव फ्रेंड जिनके घर बिक गए इसी चीज़ की वजह से, बहुत अच्छे लेवल के बिजनेसेस करने के बावजूद भी टुडे दे आर लिविंग अ वेरी मिजरेबल लाइफ, मतलब लोगों को किसी को भागना पड़ा, किसी को कुछ करना पड़ा, ऐसी चीज़ें। रीज़न बीइंग एक सिर्फ यूनिट इकोनॉमिक्स। आप अगर नेगेटिवली स्केल कर दिया अपने बिजनेस को तो आपने तो अपने लिए खड्डा और खोद दिया। इसी एक ना विवेक बिंद्रा की का कोट मैंने किसी वीडियो में सुना था कि नेगेटिव स्केलिंग इज लाइक कमिटिंग सुसाइड, और उसके लिए अच्छा से कैलकुलेशन करना जरूरी है, जो प्रोप्लिक्स हेल्प करता है। अगेन वही, इट्स ऑल अबाउट मैथ्स। अगर आपका ई कॉमर्स तो अगर कैलकुलेशन आपका सही है, यूनिट इकोनॉमिक्स सही है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है तो कैसे चलेगा। अब ई कॉमर्स में RTO का चैलेंज आता है, तो आप उसको कैसे मिनिमाइज करते हो, और अगेन RTO कितना सही रहता है या डिलीवरी परसेंटेज कितना सही है कुछ कैटेगरीज में? पहली बात है कि RTO को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं, तो उसके लिए हम बहुत सारे प्रैक्टिसेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू इंक्रीज प्रीपेड ऑर्डर्स एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज जो प्रीपेड आ गए वो आपका वहाँ पे RTO के चांसेस मिनिमल हो गए। सेकंड, जो ऑर्डर हमारे पास में COD फॉर्म में आए हैं उन पे हम कस्टमर वेरिफिकेशन, कॉल वेरिफिकेशन करते हैं। पहले हम ऑटोमेटेड मेथड भी फॉलो करते हैं, व्हाट्सएप एंड ईमेल वगैरह, और उसके बाद में हम कॉल भी करते हैं। तो इन चीज़ों से ये होता है कि कुछ ऑर्डर पहले कैंसिल हो जाते हैं। लोग कॉल इसलिए नहीं करते, कहते भाई 10 ऑर्डर तो पहले ही कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हारे 10 ऑर्डर पहले कैंसिल हो जाते हैं वो ज़्यादा बेटर है ना, बजाय इसके कि तुम भेजो और उसके बाद वो घूम फिर के वापस आए। उसमें तुमने शिपिंग चार्ज जाने का भी दिया और आने का भी दिया, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि अगर कोई ऑर्डर कैंसिल हो सकता है तो उसको हम पहले ही कर दें। ठीक है, तो पहला हो गया प्रीपेड, दूसरा हो गया हम कॉल वेरिफिकेशन करते हैं, तीसरा हम कस्टमर्स का, क्योंकि हमारे पास इतने, अब हम 8 साल 10 साल से कर रहे हैं तो बहुत सारे कस्टमर्स का डाटाबेस है हमारे पास में, तो हम उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं। अब हमारे पास जनरली लगभग ऑर्डर ऐसा आ जाता है जिसका पुराना कोई ना कोई ऑर्डर हमारे डाटाबेस में होता है, तो वहाँ से हम देखते हैं कि उसका पुराने ऑर्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या था। अगर डिलीवर्ड था तो हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, भेज देते हैं। अगर RTO था तो इन दैट सिनेरियो हम कस्टमर से वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो और भी अच्छे से करते हैं। जैसे कि उनको पूछा आपने कि आप अपना पिन बता दो, आप अपना सिटी बता दो। किसी भी पर्सन जो सिंसियर नहीं है ना, वो पर्सन इस बात का जवाब देगा नहीं, बोलेगा अरे यार तुम क्या फालतू क्वेश्चन पूछो, रख देगा फ़ोन। ऐसे सिचुएशन में हम फ़ोन ऑर्डर को नहीं भेजते। सेम, क्योंकि कई बार हमें भी नजर आता है ना कि सेम इसके इतने सारे ऑर्डर्स हैं, हाँ, तो पहले कंफर्म कर लो। अब देखो कि अगर मैं सिंसियर हूँ, मैं जैसे ही मुझे ये माइक खरीदा मैंने, ठीक है, और मुझे कॉल आया, आपने सर ये माइक परचेज किया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल किया है, तो आप सर अपना एड्रेस कंफर्म करें, हाँ दिस इज़ द एड्रेस, मैं बोल दूंगा क्योंकि आई एम अ जेन्युइन बायर और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पर्सन सीरियस नहीं है ना, या जिसने फेक ऑर्डर प्लेस किया, पहली बात तो जो फेक ऑर्डर प्लेस करते हैं वो कुछ भी नंबर डाल देते हैं, एड्रेस वगैरह, तो वो तो वैसे भी नहीं बता सकते। तो उस वाले मामले में जिसका पुराने रिकॉर्ड में RTO या वैसा ख़राब रिकॉर्ड है, तो हम थोड़ा वेरिफिकेशन प्रोसेस को और भी थोड़ा हायर कर देते, थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ा देते हैं। तो वहाँ से हमने ये देखा है कि हम आराम से ये 3-4 चीज़ें करके हम अपने डिलीवरी परसेंटेज को अपनी इंडस्ट्री में टॉप पे रखते हैं। अब बात आती है कि कितना डिलीवरी परसेंट सही है, इसका तो ऑब्वियस सी बात है कि यार जितना हायर हो उतना सही है, 100% इज़ द बेस्ट। लेकिन नॉर्मली मैंने अगर इंडस्ट्री की हम बात करें तो अबाउट 65 to 70% का जो रेंज है डेट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी डिसेंट डिलीवरी परसेंटेज। अगर इतने के आसपास में आपका आ रहा है तो यू शुड फोकस ऑन अदर थिंग्स, अदर मैट्रिक्स ऑफ योर बिजनेस
क्योंकि कई बार लोग होते हैं ना कि ऐसी चीज़ों पे मेहनत कर रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। तो उस पे काम करने के बजाय आप ऐसे चीज़ पे फोकस करो जिस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके आप रिजल्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हो। तो दिस इज़ माई टेक। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको बताने के लिए कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इंडिया में सीओडी है, सीओडी बहुत बड़ा चैलेंज भी है, अच्छा भी है, नहीं भी है, लेकिन जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं ई कॉमर्स, आपके 100 ऑर्डर आते हैं तो 100 के 100 ऑर्डर डिलीवर नहीं होते हैं। Correct. कुछ ऑर्डर्स जो हैं रिटर्न आते हैं। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी रिटर्न आ रहे हैं उनकी भी एक कॉस्ट है जो आपको देखनी है, कंसिडर करनी है अपने प्रॉफिट लेवल पे। तो उस पॉइंट से जो रिटर्न है उनको हम आरटीओ कहते हैं, जो वापस आपका रिटर्न टू ओरिजिन आ जाता है, और जो डिलीवर हो गए वो तो है ही है। तो आपको वो परसेंटेज बढ़ानी है कि मैक्सिमम डिलीवरी ज़्यादा हो। बिल्कुल। तो ये मेजर पॉइंट था। अब आते हैं मेन चीज़ पे, ज़ोपोक्सो पे। राइट। आपने ज़ोपोक्सो पिछले 2 साल से आप लगे हुए हो, लगभग 3 हो गया अब। 3 होने को, 3 हो रहा है अब, 3 साल से इस पर लगे हुए हो। आई नो, बट अगेन कहाँ से आपने इसको स्टार्ट करने का मन में ख्याल आया, और इसमें क्या क्या बेनिफिट है, जितने भी लोग अभी ई कॉमर्स कर रहे हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है, और आपने इसको देखे अपने बिजनेस में, इसको बिल्ड करते हुए अपने बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट्स है की? बिल्कुल। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ज़ोपोक्सो का ख्याल कहाँ से आया, तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्मार्ट लोग जो एक्चुअल में अपने बिजनेस को लेकर बहुत सिंसियर हैं एंड बहुत मेहनत भी करते हैं, बट स्टिल दे इवेंचुअली फेल, और कई लोग, मैक्सिमम लोग जो ई कॉमर्स स्टार्ट करते हो बंद कर देते हैं। तो हमने ये देखा कि यार जब लोग मेहनत भी कर रहे हैं, सिंसियर भी हैं, सब कुछ है, तो साला फिर कर क्यों नहीं पा रहे। तो हमने ये देखा कि यार लोगों को ना सही गाइडेंस नहीं मिल रही। अब वो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ROI चेज़ करी जा रहे हो और तुम्हारा डिलीवरी परसेंटेज ऑफ है तो तुम क्या कर लोगे उससे। तो किसी लोगों को ये नहीं पता ही नहीं चीज़ें। तो हमने ये सोचा कि यार हम ना लोगों को गाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फेसबुक पे ग्रुप है, फेसबुक प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, गेम ऑफ सेलिंग। फिर हमने ये देखा कि यार लोगों को ना मतलब ये ज्ञान हम दे तो रहे हैं, बट अगर हम एज अ सर्विसेज दे सके तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, लोगों की हेल्प भी होगी और हमारा भी एक बिजनेस बिल्ड भी होगा। और कहते हैं कि व्हेन इन गोल्ड रश इट इज़ गुड टू सेल सावल्स, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ई कॉमर्स इज जस्ट लाइक एन इन्फेंट बेबी इन इंडिया। अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत दूर जाने वाला है ना। इंडिया में अभी हार्डली जो टोटल रिटेल है उसका 5 और 6% ऑनलाइन होता है, उसमें भी मेजर अमेजन और फ्लिपकार्ट के पास ही है। तो ये तो अभी बहुत आगे जाने वाला है। तो मैं तो एज अ सेलर साइड पे तो मैं हूँ, मैं एक्सेसरीज और वो चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो जो मेरी एक्सपर्टीज़ है या जो मेरा कनेक्शन है, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो हमने इतने टाइम काम करते हुए ना बहुत इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल कनेक्शन बिल्ड किए, अगर वो कनेक्शन का एक्सेस लोगों को मिले जो स्टार्ट कर रहे हैं या जो इनिशियल फेज़ में है, तो उनके तो मतलब जो चीज़ नॉर्मली हमने 10 साल में किया, 8 साल में किया, वो 2 साल में अचीव कर सकते हैं। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ में हमने ज़ोपोक्सो को सोचा कि ऐसी एक सर्विसेज कंपनी बनाते हैं जहाँ से अगर किसी को कुछ सीखना है सीख भी सके, किसी को कोई सर्विस चाहिए वो भी मिल सके, और इसके अलावा हम खुद अपने एंड से, क्योंकि आप प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को ये नहीं पता कि उनको क्या नहीं पता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब तुम्हें पता ही नहीं कि यार तुम्हें क्या नहीं पता, तुम कैसे पूछोगे, राइट। लेकिन हमें पता है कि यार इस बंदे को ये नहीं पता। तो हमने ऐसी चीज़ें बनाई टूल्स में, सिस्टम में, और रेगुलर बेसिस पे हम अपने क्लाइंट्स को वो चीज़ देते हैं कि यार आपका ना ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आपको स्केल करना चाहिए, और ये प्रोडक्ट हमें ऐसा लगता है कि बेस्ड ऑन द नंबर्स, कोई ऐसा नहीं कि हमारी फिलॉसफी ऐसी है, ऑन द नंबर्स मैट्रिक्स पर ये प्रोडक्ट को आपको कंसीडर करना चाहिए कि सेल करें या नहीं करें। अच्छा, इसी से एक चीज़ याद आ रहा है कि कई लोग तो जो अबेंडेंट होते हैं, छोड़ ही देते हैं, कुछ करते ही नहीं है, उनको मतलब वहाँ प्योरली बैठा हुआ है आपके लिए बिजनेस, छोड़ देते हैं छोटी छोटी चीज़ें। बिल्कुल। ज़ोपोक्सो को इस थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट किया हमने। इसको लॉन्च अभी दिस ईयर ओनली मार्च में किया है। वी आर डूइंग वेरी गुड। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे हम बेटर नंबर्स कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग क्लाइंट्स। हमें डाउट था कि यार लोग ट्रस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे नई कंपनी, क्योंकि पहले ही इतनी सारी कंपनीज हैं जो सर्विसेज दे रही हैं। लेकिन लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन है कि ज़ोपोक्सो इज़ एन कुरियर एग्रीगेशन कंपनी। वी आर नॉट अ कुरियर एग्रीगेशन कंपनी, वी आर एन ई कॉमर्स सर्विसेज कंपनी। फ़र्क क्या है? एक एग्रीगेशन कंपनी आपको शिपिंग का सॉल्यूशन देगी, हम एज अ 360 डिग्री ई कॉमर्स सर्विसेज कंपनी, अगर आपको कोई चीज़ सोर्सिंग करवाना है कहीं से भी, चाइना से, इंडिया से, कहीं से भी, हम आपके लिए वो करवा के देंगे। हम आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट आपको इतने में मिलेगा, इस डेट को मिलेगा, विद प्रॉपर बिलिंग। मार्केट में 90% जो 90% तो नहीं कहेंगे, बट एक बहुत अच्छा खासा परसेंटेज है जो
गलत चल रहा तरीके से सामान सोर्स करता है और वो लोगों को देता है, ठीक है, तो उसकी वजह से बाद में लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर जैसा आपने अबेंडेंट का जिक्र किया, बहुत लोगों को अबेंडेंट के बारे में पता ही नहीं है। उनको लगता है कि यार अबेंडेंट जो आया उस पर तो शॉपिफाई अपने आप मेल भेज देता है, जो भी रिकवर हो सकता है वो कर देता है, लेकिन वहाँ से रिकवरी हार्डली 3 से 4% होती है मुश्किल से, वो भी किसी किसी कैटेगरी में। फिर कुछ लोग हैं जिनको पता है तो वो व्हाट्सएप और बाकी चीज़ें फॉलो करते हैं, उस पर 6 से 7% रिकवरी हो जाती है। हमारा, क्योंकि हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हमारी कॉलिंग टीम है जिनको प्रॉपर एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, तो हमारा जो कन्वर्जन रेट जो हमने एवरेज देखा है डेट वेरीज बिटवीन 25 to 30% एवरेज। जितना आपके साइड पर अबेंडेंट आया उसमें से 25 से 30 इवन हायर, हम 40% तक भी रिकवरी कर पाते हैं अपनी साइट्स के लिए भी। तो यही चीज़ हमने लोगों को ऑफर किया कि यार आपके साइट पर इतना अबेंडेंट आता है, आप क्या करते हो? तो लोग वही कि व्हाट्सएप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम पूछते हैं कितना रिकवर होता है, तो 7%, मैक्स बढ़िया से बढ़िया है तो 10%। हम लोगों को बोलते हैं कि भाई हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है। हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि सिर्फ बेचने के लिए अच्छा है तो बेच रहे हैं, हम खुद करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, हमने देखा कि इससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि अगर हमने ये चीज़ को सही टाइम पे फिगर आउट नहीं किया होता, अबेंडेंट को अगर कॉलिंग के थ्रू रिकवरी जो ये मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, तो शायद हम अभी तक सर्वाइव भी नहीं कर पाते। बिकॉज जैसा हम बात कर रहे हैं, बड़ी परसेंटेज होती है, बहुत बड़ी परसेंटेज, और हमारी कैटेगरी तो वैसे भी टफेस्ट है, तो उसमें तो सर्वाइव कर मतलब बहुत रेजर थिन मार्जिन है। लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो इतनी चीज़ इतने में बेचते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा जो जैसे वो नंबर्स की बात करें तो लास्ट में बहुत रेजर थिन मार्जिन रह जाता है। तो अगर अबेंडेंट वाली चीज़ हमारे पास में ना रहती तो हम शायद सर्वाइव नहीं कर पाते अभी तक। तो वही चीज़ हम लोगों को भी ऑफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी सोर्सिंग, शिपिंग, कॉल सेंटर, वेयर हाउसिंग, फुलफिलमेंट, एंड टू एंड हम वो चीज़ें लोगों को दे रहे हैं। हम आगे जो भी हमारा नॉलेज बेस है उसको लेकर हम एक प्रॉपर, जैसे आपने वार्सिटी का नाम सुना होगा, जीरोधा ने एक प्लेटफॉर्म बनाया वार्सिटी। किसी को भी एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट सीखना है वो वार्सिटी पे जाए, और वहाँ पर उन्हें प्रॉपर मॉड्यूल्स बना रखे हैं। आप पढ़ भी सकते हो, आप वीडियो भी देख सकते हो, आप वहाँ से सीख सकते हो। तो हम सेम उसी तर्ज पे हम भी अपना एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जेन्युइनली लोग वो चीज़ें सीखे, जो सिंसियरली सीखना चाहता है, जिसको पता नहीं है ना, उसको क्या नहीं पता, उसको वहाँ से चीज़ें पता लगेंगी। तो हम नॉलेज बेस बना रहे हैं। जो आपने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि यार किसी को अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो क्या चेकलिस्ट होगी उसकी, हमने उसकी चेकलिस्ट बनाई हुई है। मैं आपको दूंगा, वो डेफिनेटली आप उसको अटैच करना डिस्क्रिप्शन में। पीपल विल गेट अ टर्न ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। उसमें पूरी चीज़ें हैं। मार्केटिंग के भी 2 हैं, एक हमने मार्केटिंग लेवल 1 और मार्केटिंग लेवल 2 डिफाइन कर रखा है। लेवल 1 कौन है? वो जिसमें से 80% ऑफ रिजल्ट आते हैं या 90% ऑफ रिजल्ट आता है। लेवल 2 कौन से हैं? जो अच्छे हैं, गुड टू हैव हैं, जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता लेकिन रहता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, SMS मार्केटिंग। मैनी पीपल डोंट डू SMS, मैनी पीपल डोंट डू पुश मार्केटिंग। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनसे भी अगर आपको एक्स्ट्रा 2%, 3% अगर आपको रेवेन्यू आता है, आप सोचो आप स्केल पे हो, आप 2-3 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, 3% ऑफ 3 करोड़ इज लगभग 10 करोड़ के आसपास, सॉरी 10 लाख के आसपास। तो 10 लाख इज अ बिग नंबर। लोग इसको छोड़े बैठे हैं, तो पता ही नहीं है कि ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इतने लगभग 3 साल से आप लगे हो, कितना अब तक इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो बनाते बनाते? लगभग आई वुड से 3 के आसपास, 3 CR और इवन मोर देन। अभी प्लेटफॉर्म अभी स्टिल उसमें इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस, चलो अब तो आगे होती रहेगी, लेकिन स्टिल हाँ, मतलब दिस इज़ अ रफ नंबर जो हमने अभी कुछ दिनों पहले कैलकुलेशन किया था तो निकला था, बट इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अब इसमें हम वो कॉस्ट नहीं जोड़ते, जैसे 2 साल से हम अपनी सैलरी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ पे आपको बिल्ड करना है तो रिस्क लेना, रिस्क किसका होता है? फाउंडर का होता है। तो वो हमारा रिस्क है। लेकिन हमें ये पता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हम वो सही तरीके से लोगों तक पहुँचा सके, लोगों को बेनिफिट हुआ, तो इसका जो रिटर्न होगा ना, वो मतलब कोई उसका जो है ना पैमाना ही नहीं है, वो 100x और इवन उससे भी ज़्यादा हो सकता है, और वो होगा। आई ट्रूली बिलीव देयर इज़ नो रीज़न कि ज़ोपैक्सो वर्कआउट ना करे। तो अभी आपने इसको इतना बना दिया, मैं ये कहूँगा कि लगभग अभी लॉन्च हुआ है तो 2-2.5 साल आपने प्योरली इतना बैकएंड पे काम किया इस चीज़ को बनाने में। इसकी USP क्या है? हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई रियली वांट टू आंसर। देखो, जैसा मैंने बताया, लोगों को ऐसा लगता है कि यार पहले ही 2500 कंपनीज हैं, है ना, और बड़ी बड़ी कंपनीज है, इवन यूनिकॉर्न्स हैं, तो एक और आगे है ना, वो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। बट आई एम ट्रूली टेलिंग यू, हमारे जो मेन पॉइंट्स है ना, वो हम पेन पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए आए हैं।
जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा इशू रहता है स्टार्टिंग फेज ऑफ बिजनेस में, डेट इज कैश फ्लो। ई कॉमर्स का बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कैश मांगता है, हर जगह पे कैश चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने, जो मैंने अभी एक फिगर दिया था, 5 लाख के साथ आपने स्टार्ट भी कर दिया किसी पर्सन ने, ठीक है। अब 5 लाख में उसने 1-1.5 लाख का सामान खरीदा, 1 लाख रुपए फेसबुक ऐड में लगाए, शिपिंग को पे किया, ठीक है, टीम को दिया, सैलरी दी, रेंट दिया, उसका लग गया। अब आपका सामान बिक भी गया है, ठीक है, और डिलीवर्ड भी हो चुका है, लेकिन कुरियर से जिसके साथ आप काम कर रहे हो, अगर आज मान लेते हैं कि आज एग्जाम्पल के लिए मंडे है, आपने मंडे को सामान भेजा, आपका कोई ऑर्डर जयपुर से है, कोई बेंगलोर से है, बुधवार या वीरवार को नॉर्मली आपका ऑर्डर डिलीवर होता है, 3 दिन 2 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद जो आपको पेमेंट आनी है, जो डिलीवर ऑर्डर की पेमेंट आनी है, वो आनी है अगले वीक बीच में कहीं जाके, ठीक है। अब आपको तो कैश चाहिए अगला और सामान खरीदने के लिए और ऐड चलाने के लिए, लेकिन अब इवन दो कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, आपको पेमेंट आने में एक टाइम लगेगा, 1 वीक का टाइम या उसके आसपास का टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन लोगों ने ढूंढा कि यार हमें तो पैसे चाहिए, तो कंपनीज ने क्या किया, ठीक है भाई, हम तुम्हारे डिलीवर ऑर्डर की पेमेंट दे देंगे 1 दिन बाद, यानी कि अगर आपका ऑर्डर बुधवार को डिलीवर हो गया है तो हम आपको वीरवार या फ्राइडे को पेमेंट दे देंगे, लेकिन हम उसमें से एक छोटा सा कमीशन लेंगे, लाइक 1% या कोई 2% लेता है उसके आसपास में। हमने ये देखा कि यार इसको ना, हमने ऐसे दिमाग में कैसे आया कि हमारे एक एम्प्लॉय है, नॉर्मली हमारी सैलरी डे होती है 7th को, हर मंथ के 7 तारीख को हम सैलरी देते हैं, राइट। तो एक पर्सन है जो आता है कि सर मेरा ना किस्त कटती है जी 3 तारीख को, तो क्या मुझे सैलरी 1 तारीख को मिल सकती है? हम कहते हैं यार ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 को भी जानी है, 1 को भी जानी है, तो हम HR को बोल देते हैं कि हाँ जी इनकी सैलरी प्रोसेस करवा दो, ओके। अब ऐसे में मैं उसको बोलूँ कि यार क्योंकि तुम्हें सैलरी मैं पहले दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हारी सैलरी का 1% रखूँगा। इज इट लॉजिकल? कहीं पर भी इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि क्या है, उसी की सैलरी उसको मिल रही है ना, बस थोड़ा जल्दी मिल रही है। यार अगर आपके पास में कोई पर्सन काम कर रहा है, एम्प्लॉय है और लॉयल्टी है उसकी, तो वाई वॉन्ट यू डू डैट? कोई भी रीज़न नहीं करने का। तो सेम तर्ज पे अगर हम बात करें, मेरा एक क्लाइंट है जिसका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है प्रॉपर, और उसको पैसे चाहिए काम करने के लिए। अगर मैं वो रिस्क थोड़ा सा एब्जॉर्व कर लूँ, रिस्क तो इसमें वैसे भी कुछ है ही नहीं, डिलीवर्ड ऑर्डर है, पेमेंट तो आनी है, बट वो पेमेंट आनी है मे बी 3 डेज़ बाद, मे बी 5 डेज़ बाद। अगर मैं आपके कल के डिलीवर्ड ऑर्डर की पेमेंट आज दे दूँ आपको और कोई चार्ज ना लूँ, तो आपका कैश फ्लो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको रोजाना पेमेंट मिल रही है, आप रोजाना सामान खरीद पा रहे हो, रोजाना आप एड्स चला पा रहे हो। तो इससे जो बिजनेस का जो सर्कल है ना, वो बहुत फास्ट चलता है, और फास्ट चलने के साथ में ही बड़ा होता है। नॉर्मल लोग फंक्शन इस तरीके से नहीं कर पाते, मतलब नॉर्मली प्लेटफॉर्म्स पे नहीं कर पाते। तो ये दिस इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट USP, जो मैं अभी आपको बता सकता हूँ। यू आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, वी आर नॉट चार्जिंग फॉर कैश एनीथिंग, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर अर्ली COD रेमिटेंस। कल के डिलीवर्ड ऑर्डर की पेमेंट आपको आज मिलेगी विदाउट एनी चार्ज। इसके अलावा एक और चीज़ है कि बहुत, इवन दो यू आर वर्किंग विद द टॉप ऑफ द कंपनीज, आज जी दिवाली है, आज आपका इवन दो कि आज आपका पेमेंट का दिन था, लेकिन आज दिवाली या दशहरा या रक्षाबंधन कुछ भी छुट्टी है, बैंक हॉलीडे है, तो आज आपको रेमिटेंस नहीं आएगी, आपको रेमिटेंस कल आएगी या नेक्स्ट वर्किंग डे पे आएगी। हमने ये चीज़ देखा यार, अगेन सेम चीज़, भाई जिससे तुमने सामान खरीदना है उसकी दुकान खुली है, तुम्हारा ऑनलाइन शॉपिफाई स्टोर या जहाँ पर भी आपने स्टोर बनाया वो खुला हुआ है, फेसबुक ऐड चल रही है, चाहे दिवाली हो दशहरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो सामान तो तुम्हें उस दिन खरीदने की जरूरत पड़ सकती है। तो हमने ये सोचा कि यार जिस दिन बंदे को पता है कि यार मेरी रेमिटेंस आनी है, उस दिन उसकी रेमिटेंस आए, चाहे दिवाली हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी बैंक हॉलीडे हो, व्हाटएवर। हम इसको ऐसे बोलते हैं कि भाई दुनिया में कुछ हो जाए, समुंदर में डूब जाए सब कुछ, है ना, अगर आपकी रेमिटेंस डे है, आपको उस दिन आपकी रेमिटेंस मिलेगी, डजंट मैटर व्हाट। तो ये हमारी कमिटमेंट है, ताकि अगेन हम लोगों को जो बेसिक्स ऑफ द प्रॉब्लम है उसके साथ में हेल्प कर सके। इसके अलावा जैसे मैंने प्रॉप्लिक्स बताया, फ्री ई-कॉमर्स कैलकुलेशन टूल, फिर हम कॉल सेंटर की सर्विसेज दे रहे हैं, वैसी नर्चर्ड एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट जो एक ई-कॉमर्स बिजनेस को रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने खुद अपनी 100 लोगों की टीम बना के रखी थी, तो हमें पता है कि कैसे उस चीज़ को करना है। ऐसे टन्स ऑफ चीज़ें हैं जो हमारी साइट पर जाकर देखी जा सकती है। वैसे थोड़ा सा मैं भी ब्रैग कर लेता हूँ, ये कैश एडवांस वाला आपको आइडिया कहाँ से आया था, किसने दिया था? आई थिंक 2 साल पहले जब हमने बेसिकली, देखो हमने लॉन्च अभी किया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होगा कि बैकएंड में हम एज अ हेल्पिंग हैंड के तौर पे और एज अ कहते हैं ना बेटा टेस्टिंग के तौर पे हम काफ़ी टाइम से ये चीज़ कर ही रहे थे, राइट। तो आपके ही ऑर्डर्स हमने करने स्टार्ट किए थे, और आपने बोला कि यार
पेमेंट, हाँ मैंने पूछा कि भाई ऑर्डर क्यों नहीं आ रही, मैंने देखा ऑर्डर कम है, तो आपने बोला यार सामान नहीं है, उन्होंने सामान खरीदो, तो आपने बोला भाई पेमेंट आएगी तब तो खरीदूंगा, तो मैंने बोला पेमेंट क्यों नहीं आई, तो आपने बोला भाई अब वो तो आपने देनी है ना, डिलीवर्ड के बाद में वो आएगा तो इस डेट को आती है। तो फिर वहाँ से आपने शायद सवाल किया कि यार क्या ऐसा हो सकता है कि हमें जल्दी पेमेंट मिल जाए, क्योंकि अगर जल्दी मिल जाएगी तो मैं जल्दी सामान खरीद पाऊंगा और बाकी चीज़ें तो मेरी इन प्लेस है ही है। तो वहाँ से हमें एक आइडिया आया कि यार अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो ये तो फिर हज़ारों लोगों की प्रॉब्लम, लाखों लोगों की प्रॉब्लम है, तो क्यों ना हम इसको सॉल्व करें। और अगेन फिर वही चार्ज वाली बात है, प्रॉब्लम क्या है ना, छोटे बिजनेस वाले बंदे को 5-7% मुश्किल से प्रॉफिट आना है। अब अगर आप बात करोगे 1 लाख के रेवेन्यू पे किसी को 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से 1,000 मैंने ही ले लिया, तो यार आप समझ रहे हो 20% ऑफ प्रॉफिट तो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि 5,000 का अगर 1,000 में ले रहा हूँ तो 20% प्रॉफिट। लोग इस तरीके से नहीं सोचते, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यार मेरे लिए बेसिकली वो 1,000 का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, लेकिन आपके लिए वो होता है ना कि जो कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है, आम बात। हाँ, तो फिर हमने देखा कि यार मतलब ये सॉल्व करना चाहिए, तो दिस इज, हाँ वहाँ से आइडिया आया, आपने आइडिया दिया और हमने फिर इसको इम्प्लीमेंट किया। हम एज अ बिजनेस ओनर ना सर्कमस्टांसिस से ही सीखते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप ही, हाँ मतलब जहाँ से जैसे आपकी नीड आई तो फिर हमने सोचा कि भाई अगर ये नीड है तो और भी लोगों की नीड हो सकती है, तो लेट्स डू दिस। और हमारा जा कुछ भी नहीं रहा, बेसिकली हम चीज़ों को बस सही तरीके से सही जगह पे लगा रहे हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि हम इसका पार्ट 2 इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है, लेकिन स्टिल अभी आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो लोग नया स्टार्ट करना चाहते हैं और आप भी कर रहे हो, तो मार्केट प्लेस में क्यों ना जाएं, अपनी वेबसाइट से स्टार्ट करें तो क्यों अपने से ही करें, क्या डिफरेंस है उसमें? राइट, स्टार्टिंग के लिए टेस्टिंग फेज़ में नॉर्मली हमारा ये टेक है या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अपने स्टोर से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज मार्केट प्लेस जो है ना वहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि मेरा एक शॉपिफाई स्टोर है और मेरा एक मान लेते हैं अमेजन स्टोर है, ठीक है। शॉपिफाई स्टोर पे मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया, मैं फेसबुक ऐड अकाउंट में गया, 1 घंटे के अंदर मैंने अपना ऐड अकाउंट सेट कर लिया, 5,000 2,000 जो भी बजट है उसके साथ में मैंने ऐड लॉन्च कर दी। मुझे अगले दिन पता लग जाता है, इनफैक्ट आज की अगर मैंने आज सुबह 11-12 बजे 2 बजे तक ऐड लॉन्च कर दी तो शाम तक पता लग जाता है कि भाई बजट खर्च हो रहा है, सेल आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी कि वो मेरा प्रोडक्ट एक तरीके से विनर है या नहीं, राइट। मार्केट प्लेस पर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, अब आप देख रहे हो कि अमेजन पे ऑर्डर आएगा, हो सकता है कि ऑर्डर कोई आए 1-2 दिन में, कई बार ऐसा भी होता है कि ऑर्डर आने में पहला ऑर्डर आने में हफ्ता भी लग जाता है, फिर एक ऑर्डर आ गया उसके बाद दूसरा ऑर्डर आ रहा है, 1 महीने में आप हो सकता है 5 या 10 ऑर्डर दिन पे पहुँचे हो। आप कितनी मर्जी कोशिश कर लो, जोर लगा लो, आप एक नए ब्रांड को या नए बिजनेस को किसी भी तरीके से 100 ऑर्डर महीने पे नहीं 100 ऑर्डर दिन पे नहीं ले जा सकते अमेजन पे इन फर्स्ट मंथ और सो। लेकिन शॉपिफाई स्टोर अगर है आपका या कोई भी अपना ई-कॉमर्स बिजनेस जो D2C है, तो आप उस पर विदिन, मैं क्या बोलूँ, मतलब वो तो पहले दिन भी हो सकता है, फर्स्ट वीक में भी हो सकता है कि आप अपने ब्रांड को 100 ऑर्डर 200 ऑर्डर 500 ऑर्डर पे भी ले जा सकते हो। बस जो आपको ऐड चलाने की जरूरत है आप ऐड चला रहे हो, लेकिन अमेजन आपको ऐसी चीज़ें, मतलब मार्केट प्लेस जो है आपको ऐसी चीज़ें नहीं देता। इसलिए टू बिगिन विद आई वुड रिकमेंड गो विद योर ओन स्टोर, ओन शॉपिफाई स्टोर या ओन वूकॉमर्स पे बनाओ, दुकान है उस पर बनाओ, विक्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उन पर बनाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको चीज़ें जल्दी पता लगती हैं। और जब एक बार आपको विनर मिल जाता है, यानी कि चीज़ें पता लग जाती है कि हाँ दिस प्रोडक्ट इज समथिंग जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा है, उसको फिर आप अमेजन पे भी लिस्ट करो, वहाँ पर भी ट्राई करो सेल करने की। तो टेस्टिंग जो है वो मुझे लगता है कि अपने वाले प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा अच्छे से और फास्टर हो सकती है। क्योंकि जितने भी लोग मेरे से भी अगर पूछते हैं तो उनको मेरा पहला ही एक वो होता है, सजेशन होता है कि अगर आपने ई-कॉमर्स करना है तो आप अपने प्लेटफॉर्म से शुरुआत करो रेदर देन डायरेक्टली गोइंग टू मार्केट प्लेस। करेक्ट, लेकिन मार्केट प्लेस को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। जैसे ये हमने एक बहुत बड़ी गलती करी कि हम हमेशा अपने ही D2C या शॉपिफाई स्टोर पे लगे रहे, हमने मार्केट प्लेस को कभी ध्यान नहीं दिया। अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, अ फ्यू मंथ्स बैक, अकाउंट बहुत पहले से बना हुआ था लेकिन कभी फोकस नहीं कर रहे थे, एंड नाउ ऑलरेडी वी आर गेटिंग अबाउट 500 के आसपास ऑर्डर्स पर डे। तो अब ये फ्री ऑर्डर है हमारे लिए, हम कोई भी ऑफर नहीं, सिर्फ एक पर्सन है जो जिन्होंने सारी लिस्टिंग करी, सब चीज़ें करी, और वी आर गेटिंग 500 ऑर्डर्स। तो और वो तो अभी स्टार्ट है, आगे चल के ऑब्वियसली दैट विल ग्रो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, और आई होप आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस आज अच्छा हो। डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा, और सेकंड पॉडकास्ट भी करेंगे जल्दी ही। आई एम ऑलवेज ओपन टू इट। डन। ओके,
आई होप आज के पॉडकास्ट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। डू कमेंट कि आपको कौन से पॉइंट वैल्यूएबल लगे, एंड इस पॉडकास्ट को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो ऑलरेडी D2C कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सो सी यू ऑन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।